अस्सलामुअलैकुम। पोरस अब फरार होने के लिए तैयार हो गया। ये प्लानिंग कर ली कि गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खुलते ही वो किस तरह किसी से गन छीनकर किसी बड़े अफसर को यरगमाल बनाकर वहां से ले जाएगा। उस गाड़ी का पिछला हिस्सा चारों तरफ से एक डिब्बे की तरह बंद था। बाहर के मनाजर दिखाई नहीं देते थे। जब वो एक जगह पहुंचकर रुकी और उसका पिछला दरवाज़ा खोला गया तो पोरस ने बाहर निकल कर देखा। उसे किसी पुलिस स्टेशन में नहीं, एक मिलिट्री बैरक में पहुंचाया गया था। दूर दूर तक मुसल्ला फौजी जवान अलर्ट नजर आ रहे थे। एक फौजी अफसर चंद मुसल्ला जवानों के साथ आकर बोला, पुलिस वाले तुम्हें पहचान नहीं सके, लेकिन मिलिट्री इंटेलिजेंस के 2 सुराग रसानों ने उसी साहिल पर पहचान लिया था। भला फरहाद अली तैमूर का बेटा पारस हमारे सुराग रसानों से छुप सकता है? नहीं, कभी नहीं। पोरस ने दोनों हाथों से सर को थाम कर कहा, क्या मुसीबत है? कहाँ आकर फंस गया हूँ? हमने अपने हाई कमान को इतला दी है। फौज के चंद आला अफसरान वाशिंगटन से आने वाले हैं, वो तुम्हारी किस्मत का फैसला करेंगे। पोरस ने अपने चारों तरफ मुसल्लह फौजी जवानों को देखा, फिर खला में तकते हुए सोचने लगा, मैं बिल्कुल सही जगह पहुंच गया हूं। अब पारस को बताऊंगा कि हारते रहने वाली बाजी को किस तरह जीता जा सकता है। कई फौजी जवानों ने उसे घेर कर उस बैरक के कमरे में बंद कर दिया। पोरस वहां एक कुर्सी पर बैठकर सना से राब्ता होने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद ही सना ने उसके पास आकर बताया कि वो एक 4 स्टार होटल में उसका इंतजार कर रही है। पोरस ने उसे अपनी रुदात सुनाई और बताया, अब मैं फौजियों की कैद में हूँ। तुम अभी मुनशियात के गॉडफादर कारसेलो के दिमाग में जाओ, उसे गहरी नींद सुलाकर तनवीमी अमल के जरिए उसे अपना मामूल और ताबेदार बनाओ, फिर मेरे पास आओ। थोड़ी देर बाद उस कमरे का दरवाज़ा खुला। मुसल्लह फौजी जवान उसके लिए एक ट्रे में नाश्ता और कॉफ़ी लेकर आए। एक अफसर ने कहा, तुम एक बहुत बड़े बाप के बेटे हो और बाबा साहब के दायरे से ताल्लुक़ रखते हो। इस नाश्ते और कॉफ़ी को VIP ट्रीटमेंट समझो। पोरस ने कहा, आर्मी के जो आला अफसरान आ रहे हैं उनसे मैं फ़ोन पर कुछ कहना चाहता हूँ। जितने अफसरान आ रहे हैं वो सब योगा के माहिर हैं। तुम्हारा कोई ख्याल ख्वानी करने वाला उनके दिमागों में नहीं पहुंच सकेगा। ये अच्छी बात है कि वो योगा के माहिर हैं। वो किसी अंदेशे के बगैर मेरी बातें सुन लेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। सॉरी, उनसे गुफ्तगू करने के लिए उनका इंतज़ार करो। क्या महाराज और अल्पा से रब्ता करा सकते हो? हम ऐसे अहमक नहीं हैं कि वो ख्याल ख्वानी करने वाले यहाँ आकर हंगामे करें और तुम्हें यहाँ से निकाल कर ले जाएं। वो अफसर अपने जवानों के साथ बाहर गया। उस कमरे के दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया गया। वो नाश्ता करने और कॉफ़ी पीते वक्त सोचने लगा कि अमरीकी हुकाम और फ़ौज के आला अफसरान की कौन कौन सी कमज़ोरियों से खेला जा सकता है। जब तक उनकी दुखती रगों पर हाथ ना रखा जाए उसे रिहाई नसीब नहीं होगी। दूसरी तरफ पारस ने उसकी दुखती हुई रग पर उंगली रखी थी। उसकी महबूबा नासरा को अपने साथ ले गया था। उसने एक गैर मारूफ होटल में कमरा लिया। नासरा से कहा, पारस हमें मशहूर मारूफ होटलों में तलाश करेगा, हमें यहाँ रहना चाहिए। सना के आते ही हमें इस शहर से चला जाना चाहिए। हम अपनी प्लानिंग पर जितनी जल्दी अमल करें उतना ही बेहतर है। पारस उनकी प्लानिंग के बारे में नहीं जानता था। उसने नासरा से पूछा, तुम्हें याद है कि हमें प्लानिंग के कितने मरहलों से गुजरना होगा? याद क्यों नहीं है? तुमने कहा था कि कोलंबिया में ड्रग माफिया के गॉडफादर कारसेलो के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल की जाएंगी, फिर सना उस पर तनवीमी अमल करके अपना मामूल और ताबेदार बनाएगी, तो हम कारसेलो जैसे ड्रग माफिया के बेताज बादशाह के दिमाग पर हुक्मरानी करेंगे। लेकिन सना ने अब तक हमसे रब्ता नहीं किया है। पता नहीं वो अब तक होटल में है या होटल से निकलते वक्त किसी प्रॉब्लम में पड़ गई है। सानी मुसलसल पारस के अंदर रहकर उनकी बातें सुन रही थी। उससे पारस ने कहा, ड्रग माफिया का गॉडफादर जुराइम की दुनिया में बेइंतहा मकबूल है। उसकी तस्वीरें अखबारात में आती रहती हैं। शायद नासरा उसकी आवाज़ और लबल लहजे को जानती होगी। तुम इसके चोर ख्यालात पढ़ो। सानी ने उसके दिमाग में आकर कहा, नासरा भाभी, मैं ऐना हूँ। तुम कहाँ रह गई हो? मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। मैं पर्ल होटल गई थी, आप दोनों नज़र नहीं आए। फिर मैंने सोचा इतने बड़े और महंगे होटल में रहना मुनासिब नहीं, पारस यहाँ भी पहुँच सकता है, इसलिए अब मैं मैरियट के कमरे में आ गई हूँ। यहाँ का माहौल अच्छा है। सोचती हूँ कि यहाँ बैठकर गॉडफादर कारसेलो के दिमाग में जाऊँ और इत्मीनान से उस पर तनवीमी अमल करके उसे अपना मामूल और ताबेदार बना लूँ। इसके बाद आपके और भाईजान के पास आऊँगी। ठीक है, हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। पारस ने नासरा से पूछा, तुम बहुत देर से खामोश हो, क्या सना तुम्हारे पास आई है? वो बोली, हाँ मेरे दिमाग में है। कह रही है पहले गॉडफादर कारसेलो को अपना ताबेदार बनाएगी, फिर हमारे पास आएगी। अच्छी बात है, चलो उसके मसरूफ़ रहने तक हम डाइनिंग हॉल में चलकर डिनर करें। हाँ ज़रूर, मैं चेंज करके आती हूँ। पारस ने जितनी देर उसे बातों में उलझाया उतनी देर में सानी ने नासरा के चोर दिमाग से गॉडफादर कारसेलो के लबो लहजे को सुनकर याद कर लिया। फिर उसके दिमाग से निकलकर कारसेलो के अंदर पहुंची तो उसे सना की आवाज़ सुनाई दी। कारसेलो शराब के 2 जाम पीकर सो गया था। उसके सेक्रेटरी और मुशीर उसे बिस्तर पर छोड़कर उसके बेडरूम की तमाम बत्तियां बुझाकर 0 पावर का एक बल्ब ऑन करके चले गए थे। वो नहीं जानते थे कि पूरे कोलंबिया पर हुक्मरानी करने वाला खुद नहीं सोया था, उसे टेलीपैथी के जरिए सुलाया गया था और अब सना उस पर तनवीमी अमल कर रही थी और सानी वहां पहुंचकर खामोशी से यह तमाशा देख रही थी। सना ने तनवीमी अमल मुकम्मल करते हुए आखिर में कहा, मैं हुक्म देती हूँ, जो आवाज़ और लबो लहजा तुम्हारे जहन में नक्श कर रही हूँ
उसे सुनते ही इसके हर हुक्म की तामील करोगे। जो हुक्म तुम्हारी मर्जी और मजाज के खिलाफ होगा उस पर बेचून चरा अमल करोगे। गॉडफादर कार्सेलो ट्रांस में था, सैरज़दा था। उस पर अमल करने वाली जो कह रही थी उसी बात को दोहरा रहा था। उसने एक मामूल और ताबेदार की तरह कहा, जो आवाज़ और लबो लहजा मेरे ज़हन में नक्श कर रही है उसे सुनते उसके हर हुक्म की तामील करूँगा। जो हुक्म मेरी मर्जी के खिलाफ होगा उस पर अमल करूँगा। सना ने उसके दिमाग में एक नए अजनबी लबो लहजे को नक्श किया। उसने अपनी और अपने बाप जलाल पाशा की आवाज़ और लबो लहजे को इसलिए नक्श नहीं किया कि कभी पारस का कोई ख्याल ख्वानी करने वाला उनका लबो लहजे इख्तियार करके गॉडफादर कार्सेलो के दिमाग में पहुंच सकता था। सना ने आखिर में हुक्म दिया कि जो लबो लहजा उसके दिमाग में नक्श हो चुका है वह सिर्फ उसी का मामूल और ताबेदार रहेगा। बाकी आवाज़ और लबो लहजों की लहरों को अपने दिमाग में महसूस किया करेगा और दिमाग को हसास रखने के लिए आइंदा कभी शराब या कोई भी नशा इस्तेमाल नहीं करेगा। गॉडफादर कार्सेलो जो आलमी मार्केट में मुनशियात का सबसे बड़ा और ताकतवर ताजिर था, सारी दुनिया वालों के लिए नशा सप्लाई किया करता था। उसने एक ताबेदार की हैसियत से वादा किया कि कभी किसी नशे को हाथ नहीं लगाएगा। सना ने तनवीमी अमल को हर पहलू से मुकम्मल किया। फिर उसे तनवीमी नींद सोने के लिए छोड़कर चली गई। सानी मौजूद थी। उसने सना के तनवीमी अमल में कोई गड़बड़ नहीं की। वो पारस के पास वापस आ गई। वह एक आलीशान होटल के स्वीट में थी। उतनी देर तक गॉडफादर कार्सेलो के दिमाग में रहकर अपनी जगह दिमागी तौर पर हाजिर हुई। अब वो पारस को बताना चाहती थी कि सना ने कार्सेलो पर किस तरह अमल किया है। ऐसे ही वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने अपनी जगह से उठकर इसे खोला तो पारस नशे में लड़खड़ाता हुआ अंदर आया। वो जल्दी से दरवाजे को बंद करके उसे संभाल कर बिस्तर पर लाते हुए बोली, ये क्या देख रही हूँ, तुम नशे में हो, जबकि किसी हद तक जहरीले और तुम पर कोई नशा असर नहीं करता है। पारस ने बिस्तर पर गिरते हुए एक उंगली से अपने सर की तरफ इशारा किया, फिर आंखें बंद कर लीं। सानी फौरन उसके अंदर पहुंचकर उसके ख्यालात पढ़ने लगी। पता चला वो नासरा के साथ होटल के कमरे में था। नासरा उसे पोरस समझ रही थी और उसके गले का हार बनना चाहती थी। सानी ने उसके दिमाग में कहा, तुम जानते हो कि वो नागिन तुमसे ज़्यादा जहरीली है। पारस की सोच ने कहा, अच्छी तरह जानता हूँ। मैंने उसे तरह तरह से बहलाने की कोशिशें की। ये भी कहा कि जज्बाती लम्हात के दौरान में जब हमारा दिमाग ज़रा कमज़ोर होता है और जज्बात से मगलूब होता है तो ऐसे वक्त दुश्मन मेरे दिमाग में आकर हम दोनों को नुकसान पहुँचा सकती हैं। नासरा ने उसे कहा था, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ, हमें जज्बात से मगलूब नहीं होना चाहिए। उसे टालने के लिए मैंने उसकी फरमाइश पूरी की तो पहले महसूस हुआ कि मैं अपने भूले हुए जहर से मुतारिफ हो रहा हूँ। दुनिया का आखिरी नशा जहर है। इंसान उसकी मदहोशी को बर्दाश्त नहीं कर पाता और मर जाता है। लेकिन मैंने बर्दाश्त करते हुए महसूस किया कि वह मुझसे ज़्यादा जहरीली है। मुझ पर गालिब आएगी तो मैं मौत की हद तक मदहोश हो सकता हूँ। पारस सानी को बता रहा था। मैंने जबरन उसे पीछा छुड़ाकर कहा, तुम तो मुझे मदहोश कर रही हो, जाओ लिबास चेंज करो, आज मैं तुम्हारे पहलू में मर जाना चाहता हूँ। वह चेंज करने के लिए बाथरूम में गई। मैं उस कमरे से फ़ौरन ही निकलकर दौड़ता हुआ और लड़खड़ाता हुआ सड़क पर आया। फिर एक टैक्सी में बैठकर यहाँ आ गया। सानी ने कहा, तुम अभी बर्दाश्त कर रहे हो मगर उसका जहर तुम्हें हलाक भी कर सकता है। नहीं, मैं जहर की मिकदार को समझता हूँ। मैं देर तक मदहोश रहूँगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। हाँ, मगर इस दौरान में मेरा जहन कमज़ोर रहेगा। मेरे दिमाग में सना कर मुझ पर हावी हो सकती है। मेरा लबो लहजा फ़ौरन बदल दो। सानी ने उसे खींचकर बिस्तर पर चारों शाने चित लिटाया। फिर उसके कमज़ोर होने वाले जहन को अपने तनवीमी अमल की गिरफ्त में लेने लगी। उधर सना ने पोरस के दिमाग में आकर कहा, मैं बड़ी कामयाबी से अमल कर चुकी हूँ। मुनशियात का गॉडफादर कार्सेलो अब हमारे अहकामात की तामील किया करेगा। सना, तुम बहुत अच्छी जा रही हो। अब मुझे नासरा की फ़िक्र है। पारस के किसी ख्याल ख्वानी करने वाले ने उसके दिमाग में कुछ ऐसी गड़बड़ की है कि वो तुम्हारा नाम सुनकर भी सांस रोककर तुम्हें भगा देती है। प्लीज़ किसी तरह उसका सुराग लगाओ। भाईजान, आप ही कोई तदबीर बताएं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि उसे पारस के शिकंजे से कैसे निकालूं। ऐसे ही वक्त तकदीर पोरस पर ज़रा मेहरबान हो गई। जलालुद्दीन पाशा ने सना के दिमाग में आकर कहा, बेटी, खुदा का शुक्र है, मेरी दिमागी तवानाई बहाल हो गई है। देखो, मैं तुम्हारे पास आकर ख्याल ख्वानी कर रहा हूँ। सना ने खुश होते हुए कहा, भाईजान, खुशखबरी है, अब्बू की दिमागी तवानाई बहाल हो गई है। ये भी मेरे अंदर बोल रहे हैं। पोरस ने कहा, भगवान का शुक्र है अंकल, हम कुछ बुरे हालात से गुजरे हैं लेकिन जल्द ही हालात पर गालिब आ जाएंगे। हमें फ़िलहाल नासरा की फ़िक्र है। पारस के किसी ख्याल ख्वानी करने वाले ने कोई गड़बड़ की है। वह सना की आवाज़ और उसका नाम सुनते ही सांस रोककर उसे भगा देती है। जलाल पाशा ने कहा, मैं अभी उसके दिमाग में जाकर तुम्हारा नाम लूँगा तो शायद वह थोड़ी देर तक सांस ना रोके और ज़रा सा मौका मिलते उसके दिमाग में जलजला पैदा करूँगा। जब वो बेहाल हो जाएगी, सांस रोकने के काबिल नहीं रहेगी, तब उसे समझाऊँगा कि वह अपने दुश्मन को पोरस समझ रही है। नासरा होटल के कमरे में तन्हा परेशान थी। सोच रही थी, पोरस ने मुझे लिबास चेंज करने के लिए कहा था। मैं चेंज करने बाथरूम में गई, फिर वापस आकर देखा तो वो कमरे में नहीं है। आखिर कहाँ चला गया है? पहले उसके लिए मामूली सी बेचैनी थी कि किसी ज़रूरत के लिए गया है तो अभी आ जाएगा। जब वो नहीं आया तो उसकी बेचैनी बढ़ गई। उसके ख्यालात एकदम से तड़प कर परवाज करते हुए पोरस के दिमाग में पहुंच गई। वो बोली, तुम कहाँ हो? अभी तुमने मुझे चेंज करने के लिए कहा, मैं चेंज करके कमरे में आई तो तुम नहीं थे।
यहाँ इस नीम तारीख कमरे में क्या कर रहे हो? कहाँ हो तुम? ऐसे वक्त जलाल पाशा पोरस के दिमाग में रहकर वही आखिरी फिक्रा कह रहा था कि वो उसके दिमाग में जलजला पैदा करेगा। जब वो बेहाल हो जाएगी, सांस रोकने के काबिल नहीं रहेगी, तब उसे समझाएगा कि वो दुश्मन को पोरस समझ रही है। जलाल पाशा ये कहकर पोरस के दिमाग से जाने वाला था, तभी नासरा की सोच की लहरों को सुनकर हैरानी से रुक गया और उसकी बातें सुनने लगा। पोरस ने खुश होकर कहा, नासरा, तुम मेरी मोहब्बत में जुनून की हद तक तड़पती हुई मेरे दिमाग में आ गई हो सकता है मुझे पाते ही तुम्हारा जुनून खत्म हो जाए और तुम ख्याल ख्वानी ना कर सको, लेकिन तुम्हारे जुनून को कायम रहना चाहिए क्योंकि मैं दुश्मनों की कैद में हूँ। वैसे एहतियातन तुम सना के पास जाओ। सना ने नासरा को अपने होटल का पता और कमरे का नंबर बताया। फिर कहा, तुम अभी मेरे भाईजान के पास नहीं हो बल्कि उस शैतान के पास हो, फ़ौरन वहाँ से निकल आओ। मैं अभी आ रही हूँ, और अगर वो पारस अभी मेरा पोरस बनकर आएगा तो उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जाने से पहले ये बता दो, तुम मेरा नाम सुनकर सांस क्यों रोक लिया करती थी? तुमने ही मेरे दिमाग में आकर कहा था कि दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाला सना के नाम से और लबो लहजे से दिमाग में आकर मुझे धोखा दे सकता है, लिहाजा आइंदा ऐना के नाम से आओगी। अगर कोई खुद को सना कहे तो सांस रोक लेना। वो सब पोरस के दिमाग में बातें कर रहे थे। वो बोला, तुम तीनों ख्याल ख्वानी करने वाले आपस में मखसूस कोडवर्ड्स मुकर्रर कर लो, फिर दुश्मन धोखा नहीं दे सकेंगे। नासरा ने कहा, हम यही करेंगे, मैं अभी सना के पास जा रही हूँ। वो चली गई। सना और पोरस जलाल पाशा को बताने लगे कि वो न्यूयॉर्क के मिलिट्री बैरक के कमरे में कैद है, उसे पारस समझा जा रहा है। वाशिंगटन से चंद योगा के माहिर आर्मी अफसरान भी वहाँ पहुँचने वाले हैं। जलाल पाशा ने कहा, उन्हें आने दो, हम उनसे निपट लेंगे। एक बात समझ में नहीं आती, तुम तीनों ने बंद कमरे में अमेरिका आने की प्लानिंग की थी, मुझे भी इस प्लानिंग से बेखबर रखा, फिर पारस को कैसे खबर हो गई? वो तुम्हारे ताक़ुब में यहाँ तक कैसे चला आया? ये हैरानकुन बात है अंकल। उसके ज़राए गर्चे बहुत वसी हैं, फिर भी वो बंद कमरे में होने वाली प्लानिंग से बाखबर नहीं रह सकता। उसने इत्तफाकन हमें लंदन एयरपोर्ट पर देख लिया था। उसने बाबा साहब के दारे वालों को हमारे पीछे लगाया होगा, बाद में खुद यहाँ पहुँच गया होगा। उसकी बात ख़त्म होते ही दरवाज़ा खुला। एक अफसर 2 मुसल्ला जवानों के साथ आकर बोला, हमारी आर्मी के आला अफसरान आ रहे हैं, खड़े हो जाओ। पोरस ने कहा, मैं उनका मातियत नहीं हूँ और ना ही मुलजिम हूँ, इसलिए बैठा रहूँगा। क्या उन जवानों की गोलियों से मरना चाहते हो? वसते हुए बोला, मैं मर जाऊँगा तो तुम्हारे आला अफसरान क्या यहाँ आकर एक मुर्दे से बातें करेंगे? अफसर उसे घूर कर देखने लगा। इतने में 4 आला अफसरान वहाँ आए, पोरस को गौर से देखने लगे। एक ने मातियत अफसर से पूछा, क्या इसके चेहरे का मुआयना किया गया है? ये मेकअप में हो सकता है। नो सर, हमने मुआयना नहीं किया, आपका इंतज़ार कर रहे थे। नॉनसेंस, इंतज़ार के दौरान में क्या मुआयना करने की पाबंदी है? जाओ मेकअप के माहिरीन को फ़ौरन बुला कर लाओ। अफसर चला गया। पोरस ने कहा, आप लोग ज़रूर चेहरे का मुआयना करें और अपनी तसल्ली करें। वैसे मैं पारस नहीं पोरस हूँ। आप जानते होंगे कि हम कुदरती तौर पर हम शक्ल हैं। दुनिया का कोई भी मेकअप मैन हमारे चेहरों के मामूली फ़र्क को पहचान तो सकता है, लेकिन ये कभी यकीन से नहीं कह सकेगा कि हम मेकअप में हैं। उन चारों ने एक दूसरे को सोचती हुई नज़रों से देखा, फिर वहाँ मुसल्ला जवानों को छोड़कर दूसरे कमरे में आए। वहाँ एक मेज़ के अतराफ़ बैठकर बातें करने लगे। एक ने कहा, हमें पारस और पोरस के फ़र्क को ज़रूर समझना होगा। वैसे दोनों ही हमारे दुश्मन हैं, बल्कि पोरस को बदतरीन दुश्मन कहना चाहिए। दूसरे ने कहा, बेशक उस कमबख्त ने टेलीपैथी को ख़त्म करने वाली दवा बनवाई थी। उसके इस नुस्खे के बायस दर्जनों टेलीपैथी जाने वाले अमरीकी उस गैर मामूली इल्म से महरूम हो चुके हैं। तीसरे ने कहा, अगर ये पोरस ना हुआ तो पारस को सजाए मौत देना मुश्किल होगा, हम देखते आ रहे हैं। फरहाद की हलाकत के बाद उसके दोनों बेटे पारस और अली तैमूर ने हमारे नहायत ख़तरनाक किराए के कातलों और खुफिया एजेंसियों के एजेंटों को मौत के घाट उतार दिया। हाँ, फरहाद ने भी अपनी ज़िंदगी में बरसा बरस तक हमारे मुल्क को नुकसान पहुँचाया है। उसके बेटे भी यही कर रहे हैं। अगर उनमें से एक बेटा पारस यहाँ हमारा कैदी है तो फिर बाप की तरह मारा जाएगा। किसी दिन अली तैमूर भी हमारे निशाने पर आएगा तो फरहाद की नस्लें मिट जाएंगी। हम आइंदा बाबा साहब के दायरे के दबाव में नहीं रहेंगे। वह अफसरान खुशकी, बहरी और फ़ज़ाई फ़ौज के आला अफसरान से राब्ते करके बताने लगे कि कैदी बनने वाला पारस भी हो सकता है और पोरस भी। क्या वो उसे कैदी बनाकर उससे फ़ायदे उठाएं या गोली मार दें? यही सवाल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से किया गया। सबने कहा कि पहले ये देखा जाए कि उसे ज़िंदा रखने से उनके नुकसानात की तलाफ़ी हो सकती है, तो ऐसी काल कोठरी में रखा जाए कि उसके ख्याल ख्वानी करने वाले उसे रिहाई ना दिला सकें। कोई ख़ास फ़ायदा हासिल ना हो तो उसे गोली मार दी जाए। उन चारों ने पोरस के कमरे में आकर देखा। 3 माहिरीन उसके चेहरे का मुआयना कर रहे थे और यकीन से कह रहे थे, ना मास्क मेकअप है और ना ही प्लास्टिक सर्जरी का शुबा हो रहा है, ये पैदाइशी चेहरा है। वह तीनों माहिरीन चले गए। एक अफसर ने पूछा, अमेरिका किस मकसद से आए हो? पोरस ने कहा, ये देखने आया हूँ कि यहाँ के हुक्काम मुझे गोली मारेंगे, अपने सर पर बिठाएंगे। ऐसा क्या कारनामा करने आए हो कि हम खुश होकर तुम्हें सर पर बिठाएंगे? कोलंबिया तुम्हारे मुल्क में है, लेकिन वहाँ के मुंतखब हुक्मरान अमरीकी बालादस्ती पसंद नहीं करते। तुम वहाँ जबरन हावी रहने के लिए 2 हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हो। एक तो ये कि कोलंबिया के मगरिब में पनामा है, जहाँ अमरीकी फ़ौजी अड्डा है, वहाँ अमरीकी फ़ौज की दहशत है। क्या ये सच है? सच है, आगे बोलो। तुम्हारा दूसरा हथकंडा ये है कि ड्रग माफिया के गॉडफादर कार्सेलो की पुश्त पनाही करते हो
और कोलंबिया पर उसकी ज़ाती फ़ौज कायम करके और टनों के हिसाब से मुनशियात की स्मगलिंग करके वहाँ की मईशत को कमज़ोर करते रहते हो और वहाँ की हुकूमत के लिए मुस्तकिल अजाब बने रहते हो। क्या ये सच है? सच है, आगे बोलो। बैनुल अक़वामी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के तहत होने वाले मुआहदे के मुताबिक 31 दिसंबर सन 1999 को रात के 12 बजे अमेरिका को पनामा से दस्तबरदार होना पड़ेगा। वहाँ से अपनी तमाम फ़ौजें भी ले जानी होंगी। क्या ये सच है? चारों अफसरान पारस को घूर कर देखने लगे। फिर एक ने कड़क कर पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम आदमी हो, बिजली नहीं हो, कड़क करना बोलो। मगरबी कोलंबिया से तुम्हारी फ़ौजी दहशत ख़त्म हो जाएगी। बाकी कोलंबिया से मेरे ख्याल ख्वानी करने वाले गॉडफादर कार्सेलो को तिगनी का नाच नचाकर वहाँ की ड्रग माफिया को ख़त्म कर देंगे। क्या कोलंबिया का इस्तेहसाल करने के लिए तुम्हारी कोई सियासी चाल कामयाब हो जाएगी? एक अफसर ने कहा, हम ये नई बात सुन रहे हैं कि तुम्हारे पास ख्याल ख्वानी करने वाले हैं। मैं अभी साबित करूंगा। जाओ और गॉडफादर कार्सेलो से कोई काम लेने की कोशिश करो। तुम उसे जो चाहोगे वो इसके बरक्स करेगा। उन्होंने एक दूसरे को देखा। फिर एक ने पूछा, तुम्हारे पास कितने ख्याल ख्वानी करने वाले हैं और वह अचानक कहाँ से पैदा हो गए हैं? ये मेरा ज़ाती राज है। पहले मेरे इस राज की तस्दीक करो। वो चारों वहाँ से चलते हुए दूसरे कमरे में गए। पोरस ने सोच के जरिए कहा, अंकल आप सना को यहाँ के हालात बताकर यहाँ ले आएं। अगर नासरा की टेलीपैथी बरकरार होगी तो मेरा पलड़ा और भारी होगा। मैं अभी उन्हें बुला कर लाता हूँ। जलाल पाशा चला गया। दूसरे कमरे में वो चारों अपने आला अफसरान को पोरस की बातें तफसील से बता रहे थे। एक आला अफसर ने कहा, अभी फ़ोन के जरिए कार्सेलो से रब्ता करो। उससे कहो कोलंबिया का वजीर खारजा मुनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ सख्त इक़दाम कर रहे। उस वजीर खारजा को गोली मार दो। एक अफसर ने फ़ोन के जरिए रब्ता किया। गॉडफादर कार्सेलो के सेक्रेटरी ने कहा, बॉस गहरी नींद में है, आप मुनासिब समझें तो सुबह उनसे बात करें। अफसर ने कहा, मैं फ़ौज का आला अफसर बोल रहा हूँ, अपने बॉस को नींद से जगाओ, वरना अमरीकी हुकामों से हमेशा के लिए सुलाकर उसकी जगह दूसरा गॉडफादर ले आएंगे। थोड़ी देर बाद कार्सेलो की नींद भरी आवाज़ सुनाई दी। हेलो, मैं कार्सेलो बोल रहा हूँ, लेकिन मेरी ज़ुबान नहीं बोल रही और मेरा दिमाग कह रहा है कि अमरीकी हुकाम की तरफ से मुझे हुक्म दिया जाएगा कि मैं यहाँ के वजीर खारजा को कत्ल करा दूँ। क्या यह सच है? पोरस भी हर बात के आखिर में पूछता है, क्या यह सच है? अफसरान ने फ़ोन बंद कर दिया। आला अफसरान को फ़ोन करके बताने लगा, सर कोई हुक्म देने से पहले कार्सेलो वही बातें करने लगा जो पोरस हमसे कर चुका है। इसका मतलब वाज़ेह है कि पोरस का कोई टेलीपैथी जाने वाला कार्सेलो को गायब दिमाग बनाकर खुद बोल रहा था। तो तस्दीक हो गई कि पोरस को हमसे बचाने के लिए इसके पास एक या एक से ज़्यादा ख्याल ख्वानी करने वाले मौजूद हैं। इससे पूछो कि वह अमेरिका क्यों आया है और इसके इरादे क्या हैं। वह चारों अफसर फिर पोरस के कमरे में आए। पोरस ने उन्हें देखकर कहा, तुम चारों आने जाने में खर्च हो जाओगे। मेरी आखिरी बात सुन लो, मेरी तरफ से अमेरिका को नुकसान नहीं पहुंचेगा। मैं कोलंबिया में ज़्यादा से ज़्यादा 2 माह रहकर इंडिया वापस चला जाऊंगा। तुम सब की बेहतरी इसी में है कि मुझे अभी यहाँ से जाने दिया जाए। अगर आधे घंटे के अंदर मुझे रिहा ना किया गया तो क़यामत वाशिंगटन से शुरू होगी और वारसा न्यूक्लियर सेंटर तक क़यामत जारी रहेगी। अब यहाँ कोई दूसरा सवाल करने ना आना। तुम्हारे आला अफसरान कोलंबिया में भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। शायद तुम्हें रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन रिहाई के लिए आधे घंटे की शर्त है। हाईकमान से रब्ता करने और बातें करने में बहुत वक्त लगता है। अगर वक्त लगता है तो मुझे आरामदेह बंगले में पहुंचाया जाए। मैं यहाँ कैदी की तरह नहीं रहूँगा। उसकी ये बात तस्लीम की गई। उसे एक बंद गाड़ी में बिठाकर एक आरामदेह बंगले में मेहमान की हैसियत से ठहराया गया। अमरीकी हुकाम के लिए लातीनी अमरीका के कई मुल्क दर्द सर बने हुए थे। अर्जेंटाइन से लेकर मैक्सिको तक मुख्तलिफ जुराइम पेशा अफराद इस कदर कुव्वत हासिल करते जा रहे थे कि पुलिस और फौज उन पर गालिब आने में नाकाम रहती थी। कोलंबिया तो जुराइम का गढ़ था। अमरीकी अकाबरीन परेशान होकर कहते थे कि वहाँ अपनी हुक्मरानी या बर्तरी कायम रखने की एक ही सूरत रह गई है कि अचानक कोई मौजा हो और अमरीका का बोलबाला हो जाए। अब अमरीकी अकाबरीन को मौजे के आसार नजर आ रहे थे। वो आपस में मशवरा करने लगे कि पोरस से दोस्ताना मुरासिम रखे जाएं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे पहुँचाए जाएं तो वह अपनी जहानत, मक्कारियों और अपने ख्याल ख्वानी करने वालों की मदद से लातीनी अमरीका के कई ममालिक को उनके ज़रिए असर ला सकते हैं। नासर को मालूम हो चुका था कि वो पारस को पोरस समझकर धोखा खा रही थी। उसने फ़ौरन ही वो जगह छोड़ दी। सना के बताए हुए पते पर उसके पास आ गई। उसकी लाइल्मी में पोरस ने सना और जलाल पाशा को समझाया, ऐसा पहले कई बार हो चुका है। जब मैं खतरात में घिर जाता हूँ तो नासरा तड़प कर बेख्तियार ख्याल ख्वानी करने लगती है। अभी नासरा को यह ना बताया जाए कि अमरीकी अकाबरीन मुझे कैदी से मेहमान बना चुके हैं। नासरा को यही मालूम होना चाहिए कि पहले वह मुझसे मुज़ाकरात करेंगे, फिर किसी मामले में मेरे इनकार पर मुझे सज़ाए मौत देंगे। जलाल पाशा ने कहा, यह अच्छी तदबीर है। वह जब तक तुम्हें सज़ाए मौत से नहीं बचाएगी तब तक बेचैन रहकर तुम्हें वापस पा लेने के जुनून में ख्याल ख्वानी करती रहेगी। हाँ, इस तरह हो सकता है कि ख्याल ख्वानी करते रहने से उसे अपनी पिछली ज़िंदगी भी कुछ याद आ जाए। अगर याद ना भी आए तो हमारी टीम में टेलीपैथी जानने वालों की तादाद में इजाफा होगा और हम मुखालफिन को मुतासिर कर सकेंगे। मैं तो दुआ करूँगा और कोशिश भी करूँगा कि नासरा बेटी की ख्याल ख्वानी बाकी रहे। वह अपनी बेटी सना के दिमाग में आकर उसकी ज़ुबान से बोला, नासरा बेटी,
उन्होंने पोरस को बैरक के उस कमरे से एक बंगले में मुंतकिल कर दिया। ये उनकी कोई चाल हो सकती है? पारस को मालूम होगा कि तुम्हारा पोरस अमेरिका के शिकंजे में है तो वो पोरस को सजाए मौत दिलाने के लिए मक्कारी से काम लेगा। अमरीकियों से दोस्ती करके पोरस को कभी उनकी कैद से निकलने नहीं देगा। वो नफरत और गुस्से से बोली, इससे पहले ही पारस को मौत आएगी। अब मेरी समझ में आ रहा है कि मैं लिबास चेंज करने बाथरूम गई थी तो वो मुझे छोड़कर क्यों भाग गया। वो क्यों भागा था? मैंने उसे पोरस समझकर प्यार किया था। मेरा कुछ जहर उसके अंदर पहुंच गया। वो इस जहर का तोड़ करने के लिए ज़रूर किसी डॉक्टर के पास गया होगा। जलाल पाशा ने कहा, फिर तो वो जिंदा भी होगा तो तुम्हारे जहर के बायस उसका दिमाग कमज़ोर हो गया होगा। हमें अभी उसके दिमाग में जाकर इंतकामी कार्रवाई करना चाहिए। उन तीनों ने बेयक वक्त ख्याल ख्वानी की परवास की। पोरस ने अपने दिमाग में सोच की लहरों को महसूस करके पूछा, कौन है? जलाल पाशा ने हैरानी से कहा, ओह, हम तुम्हारे दिमाग में आ गए हैं, जबकि हमें पारस के दिमाग में पहुंचना चाहिए। मेरे साथ नासरा और सना भी हैं। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि नासरा के जहर के जरिए पारस अब तक या तो मर चुका होगा या बर वक्त जहर का तोड़ करके जिंदा होगा तो दिमागी तौर पर सिर्फ कमज़ोर होगा। हमें अपने अंदर आने से नहीं रोक सकेगा। पोरस ने कहा, आपको और सना को मेरे और पारस के लब लहजे का मामूली सा फ़र्क मालूम है। इसके बावजूद आप तीनों मेरे अंदर पहुंच गए। शायद आप नहीं जानते कि माजी में पारस बहुत जहरीला रह चुका है। इलाज के ज़रिए उसके जहरीलेपन को बड़ी हद तक ख़त्म किया गया है, लेकिन वो अब भी जहर के असरात को बर्दाश्त करने के काबिल होगा और ज़िंदा होगा। नासरा ने कहा, तुम्हारी कसम, अगर वो जिंदा है तो मैं उसकी मौत तक उसे डसती रहूंगी। नहीं नासरा, तुम लोगों ने उसके दिमाग तक पहुंचने में देर की है। उस मक्कार ने खतरा महसूस करते ही अपने ख्याल ख्वानी करने वाले के जरिए अपना लब लहजा तब्दील कर लिया होगा। तुम तीनों अब उसके दिमाग तक नहीं पहुंच सकोगे। वो तीनों दिमागी तौर पर अपनी अपनी जगह पहुंच गए। जलाल पाशा किसी फ्लाइट से वहां आने वाला था। नासरा और सना होटल के कमरे में थी। नासरा को गुस्सा आया कि दुश्मन हाथ आते आते निकल गया। उसने झुंझलाकर अपने गले से नेकलेस को नोचकर सामने वाली दीवार पर दे मारा। वो टूटकर फर्श पर आकर बिखर गया। नासरा ने अपनी जूती से उसे बुरी तरह कुचलते हुए कहा, यह नेकलेस उसी शैतान के बच्चे ने खरीद कर दिया था। मैंने पोरस के कहने से पहन लिया, वरना मैं इस पर थूकना भी पसंद नहीं करूंगी। नासरा उसके गुस्सा करने के अंदाज को देख रही थी। फिर उसने चौंक कर नेकलेस के उस लॉकेट को देखा जो नासरा की जूती तले आकर टूट गया था। उसने नासरा को बाजू पकड़कर भींचते हुए कहा, भाभी जस्ट अ मिनट, ये देखें ये क्या है। उसने झुककर फर्श पर से टूटे हुए लॉकेट को उठाया। वो लॉकेट दोहरा था मगर जुड़ा हुआ था, यूं ही खुल नहीं सकता था। ठोकरें पड़ने के बायस उसका जोड़ खुल गया। उसके अंदर एक दायरा नुमा आला नजर आ रहा था। इसे देखते ही सना ने कहा, भाभी ये डिटेक्टिव इंडिकेटर है। ये दूसरे मुंसलिक रहने वाले इलेक्ट्रॉनिक आले को एक रोशन नुक्ते के जरिए उन तमाम मुकामात की निशानदेही करता है जहां इस डिटेक्टिव वाले को ले जाया जाता है। पारस ने हमें ऐसा लॉकेट खरीद कर दिया था। आप कुछ समझ रही हैं? हाँ, वाकई वो शैतानों का शैतान है। इस आले के जरिए वो हमारे पीछे यहाँ तक आया है। इसी के जरिए उसने मालूम किया था कि मैं मुजस्मा आज़ादी के पास पोर्ट में तफरीह के लिए गई हूँ। वहीं से वो पोरस बनकर मुझे धोखा देकर अपने साथ ले गया था। वो गुस्से से मुट्ठियां भींचकर उसे गालियां देने लगी। सना ने अपने नेकलेस के लॉकेट को भी तोड़ा तो उसमें से भी वैसे ही एक नन्हा सा डिटेक्टिव वाला बरामद हुआ। वो दिल में बोली, वाकई ज़बरदस्त है। मैं अब तक उसके बारे में जितना सुनती आई हूँ वो से भी ज़्यादा मक्कार और चालबाज है। उसने और नासरा ने पोरस के पास आकर उसे दोनों नेकलेस और डिटेक्टिव आलात के मुतालिक बताया। वो मुस्कुराकर बोला, भगवान ने मुझे जितनी जहानत और होशियारी देकर पैदा किया है, मेरे मुखालिफ को भी उतना ही लाजवाब बनाया है। नासरा ने कहा, तुम मुस्कुरा रहे हो और मुझे गुस्सा आ रहा है। मेरी जान, अपने जहरीले दिमाग को ठंडा रखने की कोशिशें किया करो। मैं इस बात पर मुस्कुरा रहा हूँ कि पारस को हमारे मंसूबे का इल्म नहीं है, इसीलिए वो ऐसे जासूस आले की मदद से हमारा ताकुब कर रहा था। आइंदा वो हमारे पीछे नहीं आएगा। नासरा ने कहा, हाँ, मैं इस पहलू को भूल गई थी। वाकई अब वो बदमाश ये नहीं जान सकेगा कि आइंदा हम कहाँ जा रहे हैं और क्या करने वाले हैं। आइंदा के लिए भी ये याद रखो कि अमरीकी फ़ौजी मुझे गोली मार सकते हैं। अभी मैं कैदी हूँ, मैं तुम पर आंच नहीं आने दूंगी। मुझे कोई ऐसी तदबीर बताओ कि मैं इन फौजियों को तुम्हारे सामने झुकने पर मजबूर कर दूं। ऐसा तब हो सकता है जब तुम इसी तरह ख्याल ख्वानी करती रहोगी। मेरी समझ में नहीं आता मैं किस तरह बेख्तियार ख्याल ख्वानी कर रही हूँ। जहानत से काम लो। अभी गौर करो कि अपनी सोच की लहरों को किस तरह हमारे दिमागों में पहुंचा रही हो। टेलीपैथी की तकनीक याद रखोगी तो आइंदा हमेशा मेरे लिए एक कुव्वत बनकर रहोगी। मैं तुम्हारे मशवरों पर अमल करूंगी, मगर तुम कब तक यहाँ कैद रहोगे? क्या मुझे फ़ौज के किसी आला अफसर की आवाज़ सुना सकते हो? कल सुबह कई आला अफसरान से मेरी गुफ्तगू होगी। तुम ज़रा सब्र करो, रात का खाना खाकर सो जाओ। पोरस ने उसे और सना को समझाया कि वह फिक्र और परेशानी को दिमाग से निकाल कर गहरी नींद सोएं, ताकि कल फौजियों से मुज़ाकरात के वक्त बिल्कुल ताज़ा दम रहें और उनसे अपने मुफादात के मुताबिक सौदेबाजी कर सकें। आइंदा पारस और अली तैमूर वगैरह से निमटने के लिए उसे बहुत बड़ी ताकत की ज़रूरत होगी। जब पोरस, नासरा, सना और जलाल पाशा मुंबई में थे तब महाराज अपने इकलौते बेटे महेश के लिए मातम कर रहा था।
अपने गुमशुदा बेटे को तलाश कर रहा था, लेकिन असल बेटे महेश का सुराग नहीं मिल रहा था। एल्पा ने भी महेश के सिलसिले में धोखा खाया था। एक डमी महेश को असल समझकर अपना कैदी बनाया था। बाद में वो महाराज के साथ पोरस के पास आई थी। वहां बड़ी देर बाद पता चला कि उसके बेटे को किसी ने अगवा नहीं किया है। उसने अपने असल बेटे महेश को जिस बंगले में छुपा रखा था वो वहीं मौजूद था। सना और पोरस वगैरह उसे इल्ज़ाम दे रहे थे कि उसने ख्यालख्वानी करने में कोई गलती की थी, जिसके नतीजे में वो अपने ही बेटे तक नहीं पहुंच पा रहा था। मैंने कई बार महाराज और उसके बेटे को दुश्मनों से बचाया था। इसके बाद वो मेरा एहसानमंद और फर्मा बरदार हो गया था, लेकिन ये फर्मा बरदारी मेरे जिंदा रहने तक थी। मेरी हलाकत की तस्दीक होने के बाद महाराज ने गिरगिट की तरह रंग बदल लिया। करगान की उस 2 मंजिला इमारत में वह मुझे पारस समझ कर आया था। वहां मुझसे झूठ बोल रहा था कि रोमी बर्टन शराब नहीं पीती है और योगा की माहिर है, वो उसके चोर ख्यालात नहीं पढ़ सकेगा। मैंने उसकी धोखेबाजी के जवाब में सानी से कहा था कि उसके बेटे महेश का लब लहजा बदलकर उसे किसी दूसरी जगह पहुंचा दे, और सानी ने यही किया। असल महेश को अगवा करके एक डमी महेश के दिमाग में असल महेश के लब लहजे को नक्श कर दिया। बाद में जो कुछ हुआ उसे बयान किया जा चुका है। पोरस और सना से इस सिलसिले में गुफ्तगू करते वक्त असल महेश का सुराग मिल गया। महाराज ने फौरन उस बंगले की तरफ दौड़ लगाई जहां महेश मौजूद था। उसी अंदेशा था कि इससे पहले अल्पा वहां पहुंचकर उसके बेटे को फिर अगवा कर सकती है। उसका अंदेशा गलत नहीं था। अल्पा दूसरी बार महेश के अंदर जाकर महाराज के वहां पहुंचने से पहले उसके दिमाग पर कब्जा जमाकर उसे दूसरी जगह मुंतकिल करना चाहती थी, लेकिन वो दूसरी बार उसके दिमाग में ना पहुंच सकी। उसने दूसरी बार उसके लब लहजे को अच्छी तरह गिरफ्त में लेकर कोशिश की और फिर नाकाम रही। ये समझ में आया कि महाराज से कोई दुश्मनी कर रहा है। आर्जी तौर पर उन्हें महेश के दिमाग में पहुंचाकर फिर उसके लब लहजे को तब्दील कर दिया गया है, और ऐसा पारस का कोई ख्याल ख्वानी करने वाला ही कर रहा है। अपने इकलौते बेटे के लिए महाराज की दीवानगी का ये आलम था कि वो कार में बैठना भूल गया। पागलों की तरह दौड़ता जा रहा था। जब उसकी सांस फूलने लगी तो रुककर हाँपने लगा, सोचने लगा, हे भगवान, मैं तो गाड़ी पीछे भूल आया हूँ। हाय, इस बेटे ने तो मुझे पागल बना दिया है। वो एक टैक्सी में बैठकर उस बंगले में पहुंचा। दरवाज़ा खुला हुआ था। वो महेश को आवाज़ें देता हुआ अंदर आया। एक कमरे से दूसरे कमरे में पहुंचा। पीछे से आवाज़ आई, क्यों मुझे पुकारे हो, कौन हो तुम? महाराज ने पीछे पलट कर देखा। एक कद्देआवर पहलवान खड़ा उससे पूछ रहा था, मेरी इजाज़त के बगैर मेरे बंगले में क्यों आए हो? यह तुम्हारा नहीं, मेरा बंगला है। इसे मैंने अपने बेटे महेश के लिए खरीदा था। यानी मेरे लिए खरीदा था। मेरा नाम महेश है। मैं अपने बेटे महेश की बात कर रहा हूँ। थोड़ी देर पहले मैंने उसके दिमाग के अंदर पहुंचकर उससे बातें की थी। अच्छा, तो वो तुम ही हो जो मेरे दिमाग में घुसकर बोल रहे थे। मालूम होता है खानदानी डाकू हो। बंगले में भी घुस आते हो और दिमाग में भी। महाराज ने उसे गुस्से से देखा। फिर उसके दिमाग में जाना चाहा तो उसने सांस रोककर कहा, तुम पक्के बदमाश हो, फिर मेरे दिमाग में घुस रहे थे। ये कहते उसने महाराज को एक घुंसा रसीद किया। वो ऐसा घुंसा था कि महाराज का एक जबड़ा हिल गया। दूसरे घुंसे में दूसरा जबड़ा हिलने लगा। महाराज सेहतमंद था, टेलीपैथी और काला जादू जानता था, लेकिन फाइटर नहीं था। वो अपने मुकाबिल को एक हाथ भी ना मार सका। मार खाता गया। मारने वाला बेरहम था। उसे मारते मारते बेहोश कर दिया। जब होश आया तो वो एक अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा था। दोनों जबड़े ऐसे टूट गए थे कि वो बोलने के काबिल नहीं रहा था। बाद में पता चला कि म्यूनसिपैलिटी वालों ने उसे एक कचरा घर से उठाकर अस्पताल पहुंचाया था। उसके दोनों हाथों की उंगलियां तोड़ दी गई थी। उसे इस काबिल नहीं छोड़ा गया था कि वो कागज़ पर लिखकर अपने रिश्तेदारों का पता बताए। 2 दिनों के बाद उसके जबड़े कुछ ठीक हुए। इंक्वायरी करने वाले अफसर ने पूछा, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, किसने तुमसे दुश्मनी की है? वो बड़ी मुश्किल से बोला, मैं आराज महाराज हूँ। इंस्पेक्टर ने अपने सिपाही और डॉक्टर से कहा, हमारे भारत में कई ज़ुबानें बोली जाती हैं। मैं इतनी ज़ुबानें नहीं समझ सकता, क्या आप लोग समझ सकते हैं? सबने इनकार में सर हिलाया। महाराज ने उस वक्त इंस्पेक्टर के सवाल में कहा था, मैं महाराज हूँ, सूर्या महाराज हूँ। जब उसने देखा कि कोई उसकी बात नहीं समझ रहा है तो उसने कहना चाहा, मैं हिंदी बोल रहा हूँ, लेकिन उसके मुंह से कुछ और ही निकला। सिपाही ने कहा, सर ये नदी कह रहा है, शायद नदी के किनारे रहता है, वहाँ की बस्ती वालों से कुछ मालूम हो सकता है। महाराज गुस्से में हलक फाड़ कर चीख पड़ा। डॉक्टर ने कहा, ज़्यादा बोलने से जबड़े दुख रहे हैं, प्लीज़ आप किसी और दिन आकर बयान लें। इंस्पेक्टर और सिपाही वगैरह चले गए। इतना बड़ा महाराज, टेलीपैथी और काला जादू जानने वाला, एक मजबूर और लावारिस की तरह वहाँ पड़ा हुआ था। ऐसी हालत में ख्याल ख्वानी भी नहीं कर सकता था, किसी अपने को बुला नहीं सकता था। मज़ीद 3 दिनों में उसकी हालत बेहतर होने लगी। उसने सोचा, टेलीपैथी जानने वाले तमाम भाई मर चुके हैं, बीवी भी नहीं रही, एक ही बेटा महेश रह गया है। ऐसे बुरे वक्त में अपने बेटे को कहीं से बुला नहीं सकता। दूसरे रिश्तेदार दुश्मनी कर सकती हैं, उसकी दौलत और जायदाद हासिल करने के लिए उसे कत्ल कर सकती हैं। उसने अपने एक वफादार मुलाजिम को अस्पताल बुलाकर कहा, मेरे रिश्तेदारों को मेरे बारे में कुछ ना बताओ, डॉक्टरों को ज़्यादा से ज़्यादा रकम देकर स्पेशल वार्ड में इस तरह इलाज कराओ कि मैं जल्दी चलने फिरने के काबिल हो जाऊँ। उसका वफादार मुलाजिम उसके अहकामात की तामील करने लगा।
इस तरह वो 2 ही दिन में चलने फिरने के काबिल हो गया। डॉक्टर ने उसे तीसरे दिन छुट्टी दे दी। जब वो घर आया तो महेश को देखकर चौंक गया। वह दरवाजे पर फूलों का हार लिए खड़ा था। उसे हार पहनाने के लिए आगे बढ़ा तो महाराज ने पीछे हटकर पूछा, तुम महेश हो? सचमुच मेरे बेटे हो? हाँ पिताजी। आप बाप होकर अपने बेटे को नहीं पहचान रहे? मैं कई बार धोखा खा चुका हूँ। आखिरी बार दुश्मन ने मुझे तोड़ फोड़ कर अस्पताल पहुंचा दिया। मेरा एक ही बेटा है, उसकी खातिर मैं अस्पताल तो क्या, अपनी चिता में भी जाकर जल सकता हूँ, मगर तुम किसी तरह मेरे बेटे होने का सबूत दो। मैं क्या सबूत दूँ? आप मुझे बचपन से देखते आ रहे हैं, फिर भी नहीं पहचान रहे? उसने हार पहना कर कहा, ये देखिए, ये मेरी पीठ पर पैदाइशी निशान है। उसने कमीज उठाकर पैदाइशी निशान दिखाया। महाराज उसे गले से लगाकर बोला, हाँ तुम ही मेरे महेश हो। आओ अंदर चलो और मुझे बताओ, इतने दिनों से तुम कहाँ थे? वो बोला, आपने मुझे पहले इस शहर में एक बंगला खरीद कर दिया, बाद में मेरे दिमाग में आकर कहा कि मुझे दिल्ली जाकर पुरानी हवेली में रहना चाहिए, तब से मैं वहीं था। ओह बेटे, मैंने तुमसे ऐसा नहीं कहा था। कोई दुश्मन है जो मेरी आवाज़ में तुम्हें भटका रहा था। पिताजी, से भटकाना तो नहीं कहते, मैं अपनी ही पुरानी हवेली में बड़े आराम से था। आप कभी कभी मेरे दिमाग में आकर मेरी खैरियत मालूम करते रहते थे। दुश्मन तो ऐसा नहीं करते। बेटे, कोई दुश्मनी कर रहा है मगर दोस्ती के अंदाज में कर रहा है। उसने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन मुझे परेशान करता रहा, इधर से उधर भटकाता रहा, फिर अस्पताल पहुंचा दिया। मुझे तो थोड़ी देर पहले आपने ख्याल ख्वानी के जरिए बताया कि आप अस्पताल में थे। मुझे परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए अपनी परेशानियां नहीं बताई। अब आप घर आ रहे हैं, लिहाजा मुझे फूलों का हार लेकर दरवाजे पर स्वागत के लिए खड़े रहना चाहिए। जैसा आप दिमाग में आकर कहते थे वैसे ही होता आ रहा है। मैं कुछ समझ रहा हूँ। बाबा साहब के दायरे में अभी कुछ टेलीपैथी जानने वाले होंगे, वो मुझे सजा दे रहे हैं। उन्हें आपसे क्या दुश्मनी है? मैंने फरहाद के बेटे पारस को करगान के एक इलाके में धोखा दिया था। उसे चालाकी से ट्रैप करके अपना ताबेदार बनाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन उससे पहले ही तुम्हारे गवाह होने की बात मालूम हुई तो मैं वो साजिश भूलकर तुम्हारे लिए परेशान होकर भटकने लगा। अमरीकी कमांडोज पारस को हलाक करने जा रहे थे। वो सब प्रवास के दौरान में खुद हलाक हो गए। अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि पारस के साथ कोई टेलीपैथी जानने वाला है। उसी ने तमाम कमांडोज को हलाक किया है और उसी ने तुम्हें अगवा करा के मुझे ज़हनी अजाब में मुब्तला करते करते अस्पताल पहुंचाया है। उसी वक्त महाराज के दिमाग में आवाज़ आई, अभी सज़ा ख़त्म नहीं हुई है। उसने चौंक कर पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं मिला। महेश ने इधर उधर देखकर पूछा, आप किससे पूछ रहे हैं कि कौन है? बेटे, मैंने अपने दिमाग में किसी की आवाज़ सुनी है। पिताजी, आपके दिमाग में तो कोई नहीं आ सकता। मैं पूरी तरह सेहतमंद नहीं हूँ। मुझ में पहले जैसी दिमागी तवानाई नहीं है। कोई मेरे अंदर आए तो मैं सांस भी नहीं रोक सकता। क्या अब भी आपके दिमाग में कोई है? नहीं, कोई नहीं है, बस वही एक आवाज़ सुनाई दी थी। आपका वहम भी हो सकता है। बेहतर है आप अपने कमरे में जाकर आराम करें, मैं आपके लिए गर्म दूध लेकर आता हूँ। वो सोचता हुआ अपने कमरे में आया, फिर बिस्तर पर लेटकर सोच के जरिए कहने लगा, कोई मेरे अंदर है तो मैं भगवान का वास्ता देता हूँ, मुझसे बात करो। मैं अपनी गलतियों की मुआफ़ी मांग रहा हूँ। मुझे एक बार मुआफ़ कर दो, मैं ज़िंदगी भर तुम्हारा गुलाम बनकर रहूँगा। फिर वो सोचने लगा, मैंने एक नहीं कई गलतियाँ की हैं। फरहाद ने 2 बार मेरी बेटी की जान बचाई। एक बार मुझे हमलावरों से ऐसे वक्त बचाया जब मैं पूरे शहर में टेलीपैथी के जरिए कई दुश्मनों से अपनी जान नहीं बचा सकता था। मैंने फरहाद का वफादार रहने की कसम खाई थी। अब यहाँ बिस्तर पर लेटकर फिर किसी को मुखातिब करके मुआफ़ी मांग रहा हूँ और ज़िंदगी भर उसका गुलाम बनकर रहने की बात कर रहा हूँ। ऐसा सोचते वक्त उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो खुद बिस्तर पर लेटा हुआ ऐसी बातें सोच रहा है या उसकी अपनी सोच में कोई उसके झूठ और फरेब को याद दिला रहा है। उसने सोचा, टेलीपैथी की दुनिया में बरतरी अपना रोब और दबदबा कायम रखने के लिए सियासत करनी पड़ती है। पुराने वादे और कस्में भूलकर वफादारी बदलने के लिए नई कस्में खानी पड़ती हैं। पहले मैं नहीं जानता था कि पारस के साथ भी एक ख्याल ख्वानी करने वाली हस्ती है। मैंने सोचा था फरहाद की हलाकत के बाद सिर्फ एक अल्पा टेलीपैथी जानने वाली रह गई है। मैं किसी तरह उसे अपने असर में ले आऊँगा, फरहाद के दोनों बेटों को भी ट्रैप कर लूँगा तो सभी मेरे ताबेदार बन जाएंगे। फिर सुपर पावर और दूसरे बड़े ममालिक भी मेरे रहमो करम पर रहा करेंगे। फिर उसके दिमाग में सोच आई, आज तक पूरी दुनिया में किसी एक शख्स की हुकूमत नहीं रही और मैं सारी दुनिया का तन्हा हुक्मरान बनने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मेरा अंजाम क्या हो रहा है? म्यूनसिपैलिटी वाले मुझे कचरा घर से उठाकर अस्पताल ले गए थे। उसने फिर सोचा, क्या मैं खुद सोच रहा हूँ या कोई मुझे अपनी ही हमाकतों के बारे में सोचने पर मजबूर कर रहा है? उससे याद आया कि बेटा उसके लिए गर्म दूध लाने गया था, अभी तक नहीं आया। उसने मुलाजिम को आवाज़ दी, वो दौड़ता हुआ आया। उसने कहा, महेश से कहो मेरे पास आए, दूध तुम ले आओ। मुलाजिम ने कहा, मालिक महेश बाबू अपनी कार में कहीं गए हैं, मैं दूध ले आता हूँ। वो चौंक कर बोला, क्या बकते हो? मेरा बेटा मेरे लिए गर्म दूध लाने खुद ही गया था। वो मोहब्बत करने वाला फर्मा बरदार बेटा है, मुझे दूध पिलाए बगैर कहीं नहीं जा सकता। मुलाजिम ने एक तय किया हुआ कागज़ उसे देते हुए कहा, महेश बाबू ने कहा था आपके कमरे में ना जाऊँ, आप बुलाएंगे तब आपको ये चिट्ठी दूँ। महाराज ने फौरन ही तय किए हुए कागज़ को खोलकर पढ़ा।
अभी तुमने अपने असल बेटे महेश से मुलाकात की थी। वो एक कामिल का मामूल बना हुआ है। तुम्हारे असल बेटा इसी तरह अचानक कभी ना कभी तुमसे 3 बार मिलेगा। आज पहली बार मिल चुका है, फिर कभी दूसरी बार मिलकर तुमसे दूर हो जाएगा। इसके बाद तीसरी और आखिरी बार मिलेगा। आखिरी बार अच्छी तरह जी भर के देख लेना, क्योंकि चौथी बार फिर कभी इस दुनिया में नजर नहीं आएगा। महाराज वह मुख्तसर सी तहरीर पढ़ते ही चीख पड़ा। बेटे को आवाज़ें देता हुआ बिस्तर से उठकर बंगले से बाहर आया। वहां बेटे की कार नहीं थी। उसने ख्याल ख्वानी के जरिए बेटे के पास पहुंचना चाहा तो नाकामी हुई। उसे याद आया कि अभी दिमागी तवानाई बहाल नहीं हुई है। ना वो बेटे के पास पहुंच सकता है और ना ही किसी को मदद के लिए फ़ौरन बुला सकता है। वो तेज़ी से चलता हुआ ड्राइंग रूम में आया। रिसीवर उठाकर बाबा साहब के इदारे का नंबर डायल करने लगा। राब्ता होने पर उसने कहा, मैं सूर्या राज उर्फ महाराज बोल रहा हूँ। इदारे के इंचार्ज साहब से बात करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, किस इदारे की बात कर रहे हो? ये पेरिस के एक कब्रिस्तान का दफ्तर है। उसने फ़ोन बंद करके दोबारा नंबर डायल किए। राब्ता होने पर कहा, मैं सूर्या राज उर्फ महाराज बोल रहा हूँ, इदारे के इंचार्ज। उसकी बात काट कर कहा गया, अभी तुमसे कहा गया है कि ये कब्रिस्तान का दफ्तर है, तुम सही नंबर डायल करो। वह फ़ोन बंद करके सोचने लगा। बाबा साहब के इदारे के कई फ़ोन नंबर थे। उसने बड़ी तवज्जो से याद करते करते नंबर डायल किए। फिर राब्ता होते ही बोला, मैं सूर्या राज उर्फ महाराज बोल रहा। दूसरी तरफ से कहा गया, पागल के बच्चे, तेरा कोई मर गया है तो उसे यहाँ ले आ। कितनी बार कहा जाए कि यह कब्रिस्तान का एक ऑफिस है। शट अप। फ़ोन बंद कर दिया गया। महाराज के हाथ से रिसीवर छूट गया। वो समझ गया कि उसके दिमाग में कोई है जो नंबर डायल करते वक्त एक साथ के लिए उसे गायब दिमाग बना देता है। उसने बड़ी बेबसी से गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, सर झुकाता हूँ। आपको अपने माँ बाप और अपने बच्चों का वास्ता देता हूँ। भगवान के लिए मुझसे बात करें। मैं अपनी गलतियों की मुआफ़ी मांगकर आपका गुलाम बनकर रहना चाहता हूँ। उसे कोई जवाब नहीं मिला। वो बार बार गिड़गिड़ाता और मुआफ़िया मांगता रहा, लेकिन जवाबन खामोशी बता रही थी कि जो कोई भी था अब नहीं है, चला गया है और जाने वाला नहीं चाहता कि वो बाबा साहब के इदारे से राब्ता करे। वो दोनों हाथों से सर थामकर सोचने लगा, मैं क्या करूं, किससे तवक्को करूं कि वो मेरे महेश को एक आमिल की गिरफ्त से छुड़ा कर लाएगा। पोरस मेरी मदद कर सकता है, एल्पा से भी उम्मीद की जा सकती है, लेकिन जब उन्हें मालूम होगा कि मैं अभी दिमागी तौर पर कमज़ोर हूँ, फ़िलहाल ख्याल ख्वानी नहीं कर सकता और उन्हें अपने दिमाग में आने से नहीं रोक सकता, तो वो मौके से फ़ायदा उठाएंगे। एल्पा या पोरस की तरफ से सना आकर मुझ पर तनवीमी अमल करके अपना ताबेदार बना लेगी। वो तो उसकी सबसे बड़ी बदकिस्मती होती कि बेटे के बाद वो भी किसी का गुलाम बनकर रह जाता। उसने इस पहलू पर अब गौर किया था और अब ये ख्याल परेशान कर रहा था कि कहीं खामोशी से चुप कर रहने के बावजूद सना, एल्पा और पारस की कोई टेलीपैथी जानने वाली हस्ती अचानक किसी ज़रूरत से उसके पास आएगी तो वो किसी को रोक नहीं सकेगा। उसके दिमाग का खुला हुआ दरवाज़ा कहेगा, आओ सनम, जाओ सनम, या रह जाओ सनम, ये घर तुम्हारा है। अचानक फ़ोन की घंटी सुनकर वो खौफ से उछल पड़ा। यूं लगा जैसे बिल्कुल करीब से बंदूक चली और उसे गोली लगने वाली है। वो सहम कर टेलीफोन को देखने लगा। घंटी बजती जा रही थी। उसने मुलाजिम को बुलाकर कहा, देखो किसका फ़ोन है, कोई भी मुझे पूछे तो कह देना कि मैं नहीं हूँ। मुलाजिम ने रिसीवर उठाकर हेलो कहा। दूसरी तरफ की आवाज़ सुनी, फिर कहा, जी हाँ मालिक तो हैं, मगर उन्होंने कहा है कि कोई भी उन्हें पूछे तो कह देना कि वो नहीं है। महाराज ने गुस्से से कहा, अब एक गधे के बच्चे, ये क्या कह रहे हैं? जब मैं यहाँ नहीं हूँ तो ये कैसे कह रहा है कि मैं यहाँ हूँ और नहीं भी हूँ? उसने मुलाजिम से रिसीवर छीनकर कान से लगाकर कहा, आप जो भी हैं इस गधे की बात पर ना जाएं, मैं यहाँ मौजूद नहीं हूँ। ये कहते ही उसने रिसीवर रख दिया। वापस आकर सोफे पर बैठा तो ख्याल आया कि उसने फ़ोन पर अहमकाना गुफ्तगू की है, यानी फ़ोन पर गुफ्तगू करते वक्त उसका अपना दिमाग काबू में नहीं था। फिर याद आया कि बाबा साहब के इदारे के फ़ोन नंबर डायल करते वक्त भी वो गायब दिमाग हो जाता था। ऐसी बातों से साफ जाहिर हो रहा था कि उसका दिमाग किसी के शिकंजे में है। ये सोचकर परेशान होना फजूल था कि कोई भी टेलीपैथी जानने वाली हस्ती उसके दिमाग पर कब्जा जमाकर उसे अपना गुलाम बना लेगी। उसके दिमाग पर तो पहले ही कब्जा जमाया जा चुका था। वह निढाल सा होकर गिरने के अंदाज में सोफे पर बैठ गया। फिर सोच के जरिए बोला, है मेरे आमिल, मेरे जैसा अहमक कोई नहीं होगा। मैं अस्पताल में ज़ेरे इलाज रहा, जिस्मानी और दिमागी तौर पर कमज़ोर रहा और इतनी सी बात ना समझ सका कि इतने दिनों में कोई मेरे अंदर आकर मुझे अपना मामूल और ताबेदार बना चुका होगा। अब मैं हाथ जोड़कर और सर झुकाकर दिल से कहता हूँ, आप मेरे मालिक व मुख्तार हैं, मेरे देवता हैं। आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे दिमाग में खामोश ना रहें। मैं आपसे अपने बेटे के बारे में बात करना चाहता हूँ। उसे पहली बार अपने दिमाग में आवाज़ सुनाई दी, मैं इतनी देर से तुम्हारे अंदर बोल रहा था और तुम समझ रहे थे कि तुम्हारी अपनी सोच बोल रही है। मेरे ताबेदारो, मुझे पहचानो, मैं सूर्या राज उर्फ महाराज बोल रहा हूँ। आप मुझसे मजाक ना करें। सूर्या राज उर्फ महाराज तो मैं हूँ। नहीं बालिक, तुम मेरे बेटे महेश हो। आज से मैं तुम्हारा बाप हूँ। तुम्हें इस तरह यकीन नहीं आएगा। पहले मेरी बात गौर से सुनो। तुमने अपने साथ दोस्ती करने वालों से दुश्मनी की, फरहाद अली तैमूर जैसे देवता को धोखा दिया,
इस धोखे के नतीजे में वो महेश को मार डालते, लेकिन महेश ने फरहाद देवता की पत्नी आमना फरहाद से इल्तिजा की कि उसे जान से ना मारे। अगर उसे जिंदा रहने का मौका दिया जाएगा तो वो अपने बाप के पापों का प्रायश्चित करने के लिए तमाम उम्र इंसानियत की भलाई के लिए काम करेगा और अपने बाप को भी सजाएं देते हुए एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करेगा। हाँ हाँ बेटे, मुझे खूब सजाएं दो, मगर मेरी आइंदा नस्लों की खातिर जिंदा रहो। महेश की कड़कदार आवाज़ सुनाई दी। खामोश रहो। जब बाप बोल रहा हो तो बेटे को बीच में नहीं बोलना चाहिए। तुम सिर्फ बेटे और आइंदा नस्ल की बात करते हो, ये नहीं कहते कि अच्छा इंसान बनने की कोशिश करोगे। मैं कहता हूँ, कह रहा हूँ, बल्कि कहता रहूँगा, एक अच्छा इंसान बनूंगा, मगर तुम मेरे बेटे ही रहो, मेरे बाप ना बनो। ये मजाक ना करो। शट अप। तुम रूहानी टेलीपैथी को मजाक कह रहे हो? क्या फिर तुम्हें कचरा घर में फेंका जाए? नहीं, मैं रूहानियत या आत्मा शक्ति का मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं कर सकता। अगर नसीब में यही लिखा हुआ है तो तुम मेरे बाप बन जाओ। मैं तुम्हारे कहने से नहीं, रूहानी टेलीपैथी की कुव्वत से बाप बन चुका हूँ। मैं सूर्य राज उर्फ महाराज हूँ और मेरे बेटे महेश हो, और बेटे रहकर मेरी आइंदा नस्ल पैदा करोगे। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम नहीं, आप कहो मैं तुम्हारा बाप हूँ। पिताजी कहो। पिताजी, ये कैसे हो सकता है? मैं इस उम्र में औलाद कैसे पैदा कर सकता हूँ? ये मैं नहीं जानता। तुम आइंदा नस्ल के लिए दोस्तों को दुश्मन बनाया करते थे, उन्हें फरेब दिया करते थे। मैं महाराज हूँ, मेरे बेटे होकर आइंदा नस्ल पैदा नहीं करोगे तो जूते मारूंगा। तुम बाप बनने के बाद कुछ भी कर सकते हो, मगर वो चिट्ठी कैसी थी? उसमें लिखा हुआ था कि मेरा बेटा महेश सिर्फ 3 बार मेरे पास आएगा। आज आ चुका है। आइंदा 2 बार नजर आने के बाद फिर दुनिया में नजर नहीं आएगा। हाँ, तुम महेश हो। आज 1 बार आकर मैंने तुम्हें देखा है। अगर तुम अच्छे इंसान बनने लगोगे तो दूसरी बार आकर तुम्हें देखूंगा। अगर तीसरी बार किसी मामले में तुम्हारी झूठ और मक्कारी साबित होगी तो तुम शमशान घाट पहुंच जाओगे। मैं बाप होकर अपने बेटे की चिता को आग लगाऊंगा। नहीं नहीं, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, किसी से मक्कारी नहीं करूंगा और दूसरों की भलाई के लिए काम करता रहूंगा। अगर इतने अच्छे बन जाओगे तो अपनी सही उम्र तक जिंदा रहोगे। मैं जिंदा रहने के लिए दिन रात नेकियां करता रहूंगा। मगर बेटे, नहीं पिताजी, हमारी आइंदा नस्ल का क्या बनेगा? बच्चों की आइंदा जिंदगी बनाने की जिम्मेदारी बाप पर होती है। तुम सही रास्ते पर चलते रहे तो मैं किसी शरीफ घराने में कोई अच्छी सी बुढ़िया देखकर उसे तुम्हारी शादी कर दूंगा। वो दोनों हाथों से सर थाम कर बोला, हे भगवान, ये क्या चमत्कार हो गया। बाप बेटा और बेटा बाप बन गया। इस उम्र में किसी बूढ़ी से शादी करूंगा। पता नहीं वो बुढ़िया क्या रिजल्ट देगी। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? जो तुमने बोया है वही काटने जा रहे हो। अब जाकर सो जाओ। ठीक 2 घंटे बाद तुम्हारी आंख खुलेगी तो तुम्हारी दिमागी तवानाई बहाल हो जाएगी। तुम सांस रोककर दुश्मनों को अपने अंदर से भगा सकोगे और ख्याल ख्वानी भी कर सकोगे। वो खुशी से उछल कर बोला, क्या सच कह रहे हो? मैं फिर से ख्याल ख्वानी करने वाला बहुत बड़ा महाराज? बड़े नहीं, छोटे। तुम बेटे हो, अपनी औकात में रहो और धोती से बाहर ना हो। तुम अक्सर मेरे साथ रहोगे। अगर तन्हाई में तहजीब और इंसानियत के खिलाफ ख्याल ख्वानी करोगे तो फिर कचरा घर। नहीं पिताजी, मैं आपकी मर्जी के खिलाफ कोई काम नहीं करूंगा। वो दौड़ता हुआ अपने बेडरूम में गया, फिर बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद करके दिमाग को हदायत देकर सो गया। 2 घंटे बाद अमेरिका में आर्मी कॉन्फ्रेंस हॉल में मीटिंग हो रही थी। वहां पोरस एक कैदी मेहमान की हैसियत से मौजूद था। उसकी हिफाजत के लिए नासरा, सना और जलाल पाशा ख्याल ख्वानी के जरिए मौजूद थे। एक अफसर ने खड़े होकर कहा, मिस्टर पोरस, तुमने टेलीपैथी को खत्म करने वाली दवा तैयार करके हमारे मुल्क के बेशुमार टेलीपैथी जानने वालों को नाकारा बना दिया। क्या तुम्हें अंदाजा है कि तुमने हमें कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया? पोरस ने कहा, मैंने जो दवा तैयार कराई थी वो सिर्फ 12 घंटे के लिए टेलीपैथी के इल्म को मिटाती थी, लेकिन बाबा साहब के इदारे के डॉक्टरों ने उस दवा में इतनी शिद्दत पैदा कर दी कि मसनूई तरीकों से हासिल किए जाने वाला ये इल्म हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। मेरी टेलीपैथी भी ख़त्म हो चुकी है। तुम अपने नुकसान की बात करते हो, यहाँ तो मेरा भी नुकसान हो चुका है। हमें तुम्हारे नुकसान से कोई सरोकार नहीं है। हम ये मालूम करना चाहते हैं कि तुम टेलीपैथी से महरूम होकर हमारे मुल्क में किस इरादे से आए हो। हम मानते हैं कि तुम्हारी पुश्त पर एक या एक से ज़्यादा टेलीपैथी जानने वाले मौजूद हैं। तुम इसका मुजाहरा भी कर चुके हो और ये धमकी भी दे चुके हो कि कोलंबिया में ड्रग माफिया के गॉडफादर कार्सेलो को हमारे सियासी मकासद के लिए काम नहीं करने दोगे। क्या तुम्हारे इरादे यही तक हैं या आगे भी कुछ प्लानिंग है? प्लानिंग को हमेशा राज में रखा जाता है। मुझसे राज ना पूछो। ज़बरदस्ती उगलवा सकते हो तो फिर मेरे टेलीपैथी जानने वालों के कमालात भी देखो। हम सिर्फ तुम्हारे टेलीपैथी जानने वालों की मौजूदगी का सबूत इस तरह चाहते हैं कि वो हमें किसी तरह का नुकसान न पहुंचाएं। पोरस ने कहा, अंकल पाशा, इन्हें सलामती के साथ सबूत दें। थोड़ी देर बाद 3 जूनियर अफसरान अपनी जगह से उठकर खड़े हुए। उन तीनों ने एक साथ कहा, हम इस वक्त अपने इख्तियार में नहीं हैं। हम तीनों बेक वक्त ये साबित करने के लिए बोल रहे हैं कि यहाँ पोरस के 3 ख्याल ख्वानी करने वाले मौजूद हैं। फिर एक ने कहा, मेरा नाम जलाल पाशा है। दूसरे ने कहा, मैं जलाल पाशा की बेटी सना पाशा हूँ। तीसरे ने कहा, मैं पोरस के दिल की धड़कन जाने जिगर नासरा हूँ। अगर मेरे पोरस के साथ ज़रा भी बदतमीज़ी की गई तो मैं इस मुल्क की ईंट से ईंट बजा दूंगी।
आला अफसर ने कहा, मिस्टर पोरस, हम दोस्ताना माहौल में गुफ्तगू कर रहे हैं। मैडम नासरा को धमकी देने का अंदाज इख्तियार नहीं करना चाहिए। पोरस ने कहा, मैं आप हजरात को यह बता दूं कि मेरी नासरा जहरीली है और जहरीले अंदाज में बोलती है। मेरे किसी मुखालिफ को बर्दाश्त नहीं करती। अगर ये किसी के जिस्म पर दांत लगा दे या अपना झूठा पानी या मशरूब किसी को पिला दे तो फ़ौरन मर जाएगा। ताजुब है मिस्टर पोरस, आप इसके महबूब हैं फिर भी जिंदा है। इसकी मोहब्बत और कुर्बत ने रफ्ता रफ्ता मुझे भी किसी हद तक जहरीला बना दिया है। मेरे सामने जो गिलास रखा हुआ उसमें से मैंने 2 घूंट पानी पिया है। आप इस पानी को लेबॉर्ट्री में टेस्ट के लिए भेज दें, यह जहरीला साबित होगा। एक आला अफसर के हुक्म से एक फौजी जवान पोरस के सामने से गिलास उठाकर ले गया। आला अफसर ने कहा, अब हम सियासी राजदारी की बातें करेंगे। कल तुमने दुरुस्त कहा था कि हम लातीनी अमेरिका के कई मुल्कों में अपनी बर्तरी कायम रखने के लिए दहशतगर्दी के जरिए वहाँ का अमन और सुकून बर्बाद कर रहे हैं। इस तरह वहाँ के हुक्मरान परेशान होकर हमारी सियासी शराइत तस्लीम करने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन तुमने गॉडफादर कार्सेलो को किस मकसद के लिए अपना ताबेदार बनाया? हमने अपना सियासी राज तुम्हें बता दिया, तुम अपना राज बताओ। तुम्हारी सियासत अब राज नहीं रही। दुनिया जान चुकी है कि अमरीकी हुकाम लातीनी अमेरिका में अपने मुफादात की खातिर किस तरह दहशतगर्दों और दूसरे जुराइम पेशा अफराद की पुश्त पनाही करती आ रही हैं। अब जो मेरा राज है वो मेरे अंदर रहेगा, इस वादे के साथ कि लातीनी अमेरिका में मेरी और मेरे टेलीपैथी जानने वालों की मौजूदगी से तुम्हारे मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचेगा। हमारे दरमियान दोस्ती का मुआहदा हो जाए। तुम हमारे मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करो और हम तुम्हारे मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते रहें, और तुम्हारे राज को अपना राज समझकर हमेशा दुश्मनों से छुपा कर रखें, तो हमारे एक दूसरे पर एतमाद मुस्तहकम होगा। राज बताया नहीं जाता, वो अपनी गलतियों से ज़ाहिर हो जाता है। तुम लोग कुछ सियासी गलतियों के बायस और कुछ ताकत के नशे में अपनी राजदराना पॉलिसियों को जाहिर होने से ना रोक सके, लेकिन मुझसे भी होने वाली गलतियों का इंतज़ार करो। किसी से उसका राज पूछना दानिशमंदी नहीं है। आला अफसरान एक दूसरे के करीब झुककर आपस में मशवरे करने लगे। फिर एक ने पूछा, क्या किसी तरह इस बात की ज़मानत दे सकते हो कि कोलंबिया में रहकर हमारे सियासी मुफादात को नुकसान नहीं पहुंचाओगे? हम भला क्या ज़मानत दे सकते हैं? ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि हम अपनी ज़ुबान पर कायम रहेंगे और तुम्हारे मामलात में दखल नहीं देंगे। उसी वक्त एक अफसर अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ। महाराज ने उसकी ज़ुबान से कहा, तुम लोग आपस में खिचड़ी पका रहे हो और हमको भूल गए हो। पोरस ने चौंक कर पूछा, महाराज तुम यहाँ मौजूद हो? दूसरे अमरीकी अफसरान ने कहा, हाँ, ये महाराज की आवाज़ और लबोलहज है। महाराज ने कहा, भैया हम 3 घंटे पहले महाराज थे, अपने बेटे महेश के बाप थे, अब काया पलट गई है। जो हमारा बेटा था वो हमारा बाप बन गया और हम उसके बेटे हैं। सना ने नासरा से कहा, यह पागल का बच्चा यहाँ कैसे पहुँच गया और ये बाप बेटे वाली क्या बकवास कर रहा है? पोरस ने कहा, महाराज तुम इतने अहम इजलास में आकर ये क्या बकवास कर रहे हो? हमको महाराज मत बोलो, हम महेश हैं। हमारे पिता महाराज हमारे पास बैठे हैं। उसके पास बैठे हुए अफसर ने कहा, पोरस तुम आवाज़ से पहचान सकते हो मैं महेश हूँ, मगर महेश नहीं हूँ। 3 घंटे पहले जो मेरा बाप था वो महेश बन गया और मैं इसका बाप महाराज बन गया हूँ। पोरस ने कहा, यह यकीनन पारस की शरारत है। उसने हमारे खुफिया इजलास से आगाह होकर पता नहीं किन 2 टेलीपैथी जाने वालों को भेजा है। ये दोनों उन बाप बेटे महाराज और महेश की आवाज़ में बोल रहे हैं। महाराज ने कहा, तुम जानते हो पारस से हमारी ना पहले दोस्ती थी ना अब है। तुम असली बाप बेटे को नकली कह रहे हो। अपने टेलीपैथी जाने वालों से कहो कि हम दोनों के दिमागों में आकर चोर ख्यालात पड़ें, अभी सच्चाई मालूम हो जाएगी। नासिरा, सना और जलाल पाशा उन दोनों के दिमागों में पहुंच गए। उनके चोर ख्यालात पड़ने लगे। फिर जलाल पाशा ने एक अफसर की ज़ुबान से कहा, बेटे पोरस, दोनों के चोर ख्यालात बता रहे हैं कि यह फ्रॉड नहीं है और ना ही पारस से इनका कोई ताल्लुक है। लेकिन एक अजीब सी बात है, जो पहले बेटा था वो बेटा नहीं रहा, अपने बाप का बाप महाराज बन गया है, जबकि चोर ख्यालात बता रहे हैं कि वो जवान है और जो बूढ़ा है वो अपने बेटे का बेटा महेश बन गया है। पोरस ने कहा, यह कोई चाल है। तनवीमी अमल के जरिए बेटे को बाप और बाप को बेटा बना दिया गया है। महाराज ने कहा, अरे अकल की बात करो, हम पर तनवीमी अमल होता तो हमारी आवाज़ भी बदल जाती। अब हम महेश हैं मगर हमारी आवाज़ महेश की नहीं है। पोरस ने कहा, यह तो सोचो, महेश टेलीपैथी नहीं जानता था, अब टेलीपैथी के जरिए यहाँ कैसे पहुँचा हुआ है? एक आला अफसर ने कहा, मिस्टर पोरस, हम फिलहाल तस्लीम कर लेते हैं कि ये दोनों महाराज और महेश हैं, और ये भी तस्लीम कर लेते हैं कि जो बाप था वो बेटा बन गया और बेटा अपने बाप का बाप बन गया। हमें इनकी तब्दीलियों से क्या लेना है? हम इनसे ये मालूम करना चाहते हैं कि यहाँ किस मकसद से आए हैं। महाराज ने कहा, जिस मकसद से तुम लोग यहाँ आए हो। महेश ने कहा, चुप नालायक, बाप से पहले बोलता है, आइंदा इजाज़त के बगैर बड़ों के बीच में ना बोलना। हाँ तो पोरस भैया, ये मेरा बेटा सारी दुनिया घूम कर और इतनी उम्र गुजार कर भी कहता है कि इसने कोलंबिया नहीं देखा है। मैं चाहता हूँ ये वहाँ ना जाए, वहाँ मुनशियात की तजारत होती है, ये नशे का आदी हो जाएगा, मगर ये कमबख्त मानते ही नहीं। तब मैंने धमकी दी, अच्छी बात है, मैं तुम्हारे पोरस चाचा से शिकायत करूंगा। तुम्हारे पोरस चाचा किसी भी आगे बढ़ने वाले का रास्ता रोकने के माहिर हैं, वो तुम्हें कोलंबिया नहीं जाने देंगे। क्यों पोरस भैया, क्या मैं झूठ कहता हूँ? पोरस उस बोलने वाले अफसर को घूर कर देखने लगा।
नासरा और सना उसके दिमाग में आई। नासरा ने कहा, पोरस, अभी मैं सना के साथ पारस के दिमाग में गई थी। वो कार ड्राइव करता हुआ सानी के साथ कहीं जा रहा है। उसने हमें महसूस करते हुए पूछा कि हम कौन है। सना ने उससे पूछा, तुम बाप बेटे का क्या नाटक कर रहे हो? ये महाराज के साथ महेश बनकर कौन ख्यालख्वानी कर रहा है? पारस ने कहा, बात कुछ समझ में नहीं आई। अगर तुम महाराज और महेश की बात करी हो तो वाकई महेश टेलीपैथी नहीं जानते, लेकिन तुम मुझे इल्ज़ाम क्यों दे रही हो कि मैं कोई नाटक कर रहा हूँ? तो फिर तुम्हारा कोई टेलीपैथी जानने वाला ऐसा कर रहा है। ये तो वही बात हुई कि आप बैल मुझे मार। एक तो नासरा के जहर ने मुझे मोहतात कर दिया, फिर शायद तुम लोगों को नेकलेस में छुपे हुए डिटेक्टिव आलात का पता चल गया। उन आलात को कहीं फेंक दिया गया है। तब से तुम लोगों का सुराग नहीं मिल रहा है कि कहाँ और क्या कर रहे हो। चलो इतना तो बता दो कि वो बाप बेटे तुम लोगों के पास कहाँ पहुंचे हुए हैं। क्या हमें बेवकूफ़ समझते हो कि हम जगह बता देंगे? बेवकूफ़ी तो तुम ये बताकर कर चुकी हो कि महाराज अपने बेटे के साथ तुम लोगों के पास आया है। मैं अपने टेलीपैथी जानने वालों से कहूँगा कि वो महाराज या महेश के दिमाग में पहुंचकर सूरत हाल मालूम करें। पोरस ने नासरा और सना की बातें सुनते ही एक अफसर को देखते हुए पूछा, महेश, तुम ख्यालख्वानी कर रहे हो? यकीनन तुमने योगा में महारत हासिल की होगी। हाँ, मैं पराई सोच की लहरों को महसूस करते ही सांस रोक लेता हूँ। मैं तुमसे और महाराज से दोस्ताना अंदाज में इल्तजा करता हूँ कि अभी कोई भी दिमाग में आना चाहे तो उसे एक सेकंड के लिए भी आने ना देना, फौरन सांस रोक लेना। महेश ने पूछा, आखिर बात क्या है? पोरस ने कहा, महाराज और पारस की आपस में दुश्मनी है। वो भी महाराज या तुम्हारे दिमाग में आकर मालूम करना चाहेगा कि तुम कहाँ हो। उसे नहीं मालूम होना चाहिए कि हम सब यहाँ एक अहम इजलास में हैं। अच्छा किया तुमने बता दिया। हम बाप बेटे कभी उसे दिमाग में नहीं आने देंगे। नीलमा ने मुझे आत्मशक्ति के जरिए टेलीपैथी सिखाते हुए ताकीद की थी कि पारस से ना कभी दोस्ती करना और ना ही किसी मामले में उस पर एतमाद करना। पोरस ने हैरानी से कहा, ओह, तो तुम्हें नीलमा ने ख्यालख्वानी सिखाई है? तुम इस बात पर हैरान हो कि नीलमा ने आत्मशक्ति के जरिए मुझे ये इल्म सिखाया है? तुम ये भी तो याद करो कि तुम और नीलमा एक दूसरे के कितने बदतरीन दुश्मन थे। उसने पारस के अलावा तुम्हारे बारे में भी कहा है कि हम तुमसे भी दोस्ती न करें, लेकिन कोई बहुत बड़ा मसला दरपेश हो और दोनों में से किसी एक पर भरोसा करना पड़े तो पोरस पर मजबूरन भरोसा कर लेना, लेकिन पारस जैसे मक्कार को कभी काबिल एतमाद न समझना। महाराज ने महेश से कहा, पिताजी, ये हमारा ज़ाती मामला है। हम तो अमरीकी काबरीन से ज़रूरी बातें करने आए थे। एक अफसर के चोर ख्यालात से पता चला यहाँ एक खुफिया इजलास जारी है। वैसे हमें इस इजलास से क्या लेना है, हम बाद में आएंगे। महेश ने कहा, बेटे, तुम मुझसे छोटे हो, छोटी अकल से बातें करते हो। बेशक हम अपनी बातें नहीं करेंगे, लेकिन इस इजलास में खामोश रहकर ये तो मालूम करेंगे कि पोरस और अमेरिका कभी आग और पानी थे, कभी एक नहीं हो सकते थे। अब ये जानना चाहिए कि आग और पानी एक जगह होकर क्या खिचड़ी पका रहे हैं। हाँ पिताजी, हम दिमागों में घुसकर सबके राज मालूम करते हैं, फिर इस इजलास में घुसकर क्यों ना मालूम करें? महेश ने कहा, बोलता ही चला जाता है, बस अब खामोश रहना, कुछ ना बोलना। वो दोनों खामोश हुए तो इजलास में भी ज़रा देर खामोशी रही। फिर पोरस ने कहा, मिस्टर महेश, मैं तुमसे तन्हाई में बातें करना चाहता हूँ। जवाब में खामोशी रही। पोरस ने उसे दूसरी मर्तबा मुखातिब किया। महाराज ने कहा, मेरा बाप बहुत सख्त है। जब उसने कह दिया कि खामोश रहेगा तो फिर? महेश ने डांट कर कहा, गधे के बच्चे, मैंने खामोश रहने को कहा था और तू बोल रहा है। पोरस ने कहा, प्लीज़ मिस्टर महेश, एक बार कह दो, इस इजलास के बाद तन्हाई में मिलोगे। अफसोस हमारे साथ तन्हाई नहीं होगी। मेरा बेटा महाराज हमेशा मेरे साथ रहता है। तुम चाहो तो अपने भी ख्यालख्वानी करने वालों को साथ रख सकते हो। ठीक है, हम यहाँ से फारिग होकर 1 घंटे के बाद ख्यालख्वानी के जरिए मिलेंगे। एक आला अफसर ने कहा, महाराज, हम भी आपसे तन्हाई में बातें करना चाहते हैं। सॉरी, मैं अपने बाप के बगैर आपसे कोई बात नहीं करूँगा। आपसे कहने का मतलब है कि मैं मिस्टर महेश से भी बातें करना चाहता हूँ। दरअसल हम अभी तक इस उलझन में हैं कि आप में से कौन बाप और कौन बेटा है। उलझन दूर हो जाएगी। ये बताएं कब मिलना चाहते हैं? 15 मिनट बाद आप इस फौजी अफसर के दिमाग में चले जाएं, जिसके अंदर रहकर आप पहले हमसे रब्ता किया करते थे। वहाँ 4 योगा के माहिर फौजी अफसरान बैठे होंगे, वो आपसे ज़रूरी गुफ्तगू करेंगे। पोरस ने आला अफसर से कहा, यह आप सियासी चाल चल रहे हैं। पहले मैं इन बाप बेटे से मुलाकात करना चाहता था, लेकिन आप मुझसे पहले इन्हें शीशे में उतार कर, इनकी बड़ी बड़ी शराइत मानकर इन्हें अपना दोस्त बना लेना चाहते हैं। मिस्टर पोरस, दोस्ती करना अच्छी बात है, तुम भी 1 घंटे बाद इनसे दोस्ती करना चाहते हो। हम तो इतराज़ नहीं कर रहे हैं। पोरस ने कहा, आपने ये भी सुन लिया कि नीलमा ने महेश को मुझसे और पारस से दोस्ती करने को मना किया है। नीलमा ने महेश को टेलीपैथी सिखाकर बहुत बड़ा एहसान किया है। वो महेश से ये इल्म छीन भी सकती है। आप महेश को यही समझाएंगे कि ये नीलमा को नाराज़ ना करे और अपने इस इल्म को भी बरकरार रखने के लिए हमसे दोस्ती ना रखे। आप कभी नहीं चाहेंगे कि हम सब टेलीपैथी जानने वाले मुत्तेद होकर दुनिया की बहुत बड़ी ताकत बन जाएं। मिस्टर पोरस, आप जो कुछ कह रहे हैं हमारे इजलास के एजेंडे में शामिल नहीं है। फिर भी हम यकीन दिलाते हैं कि फरहाद के दोनों बेटों को ख़त्म कर दें और बाबा साहब के इदारे को कमज़ोर बनाने के लिए हमें तुम्हारे और महेश के इत्तेहाद की सख्त ज़रूरत है। तुम हमारी नीयत पर शुबा ना करो, हम सब मुत्तेद रहेंगे। जलाल पाशा ने कहा, हमारा मुत्तेद रहना ज़रूरी है, तो फिर अभी हम सब मौजूद हैं। अभी कारआमद बातें हो सकती हैं।
ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक इजलास यहाँ हमारे साथ जारी रखें और दूसरी जगह मिस्टर महेश और महाराज से राजदाराना गुफ्तगू करें। पोरस ने कहा, बेशक हम सब मिलकर गुफ्तगू करेंगे, या फिर इस इजलास को अभी ख़त्म किया जाए। जब हम अपने अपने तौर पर मिस्टर महेश और महाराज से बातें कर लेंगे तो फिर हम सब मुत्तहिद होकर एक जगह बैठकर अपने इत्तेहाद को मजबूत बना सकेंगे। इस बात पर बहस तूल पकड़ने लगी कि पहले महेश और महाराज से पोरस और अमरीकी अकाबरीन अलग अलग बातें कर लें, या अभी सब मिलकर इत्तेहाद का रास्ता निकाल लें, या मौजूदा इजलास को आइंदा के लिए मुलतवी कर दें। दोनों बाप बेटे की आमद ने वहाँ ऐसी गड़बड़ पैदा की कि इजलास को आइंदा के लिए मुलतवी करना पड़ा। जब इजलास मुलतवी हो गया तो पोरस ने महेश से कहा, पहले हमने मुलाकात की फरमाइश की थी, इसलिए 10 मिनट बाद मेरे दिमाग में आ जाओ। आला अफसर ने कहा, मिस्टर पोरस ने 1 घंटे बाद मुलाकात का वक्त रखा था और हमने 15 मिनट के बाद मुलाकात का एहतमाम किया था, लिहाजा पहले महेश और महाराज को उनसे गुफ्तगू करनी चाहिए। पोरस ने कहा, 15 मिनट का जो वक्त मुकर्रर था वो गुजर चुका है, गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आता, लिहाजा पहले हमारी मुलाकात होगी। अब पहले और बाद में मुलाकातें करने की बात पर तकरार होने लगी। महेश ने पोरस के दिमाग में आकर कहा, मैं महेश बोल रहा हूँ, हमें अमरीकी अकाबरीन से पहले बातें करने दें। आपकी टेलीपैथी जानने वाले 10 मिनट बाद महाराज के दिमाग में आ जाएं और खामोशी से सुनते रहें कि वहाँ क्या मामला तय होते हैं। पोरस ने कहा, मिस्टर महेश, आपने तो दिल खुश कर दिया। ठीक है, मैं अभी थोड़ी बहस करके इन फौजी अफसरान की बात मान लेता हूँ। पोरस ने यही किया। थोड़ी देर तक उनसे बहस करता रहा, फिर उनकी बात मानकर उस इजलास से चला गया। नासरा सना और जलाल पाशा से कहा कि इन अमरीकियों के मुकाबले में महेश उन्हें तरजीह दे रहा है। वह तीनों 10 मिनट के बाद महाराज के दिमाग में जाएंगे और खामोश रहकर देखेंगे कि वह अमरीकी अकाबरीन महेश और महाराज से कैसी हिकमत अमली इख्तियार करेंगे और बाद में पोरस के कितने तजादात के साथ हिकमत अमली इख्तियारात करने वाले हैं। अमरीकी सियासत के पेश नज़र यह समझा जा सकता था कि वो 2 टेलीपैथी जाने वाली पार्टियों को खुश भी रखेंगे और दरे पर्दा उन्हें एक दूसरे से लड़ाने की भी कोशिश करेंगे, ताकि टेलीपैथी जानने वाले आपस में कभी मुत्तहिद ना रह सकें। जो लोग जनूबी एशिया और यूरोप से शुमाली बर्फानी इलाकों में जाते हैं वो जानते हैं कि वहाँ ज़िंदगी गुजारना कितना दुश्वार होता है। ख़ुसूसन खुली फ़िज़ा में रहना मौत से लड़ते रहने के मुतरादिफ होता है। मैं हालात से लड़ता हुआ ऐसे इलाके में पहुंचा हुआ था जहां हद नज़र तक बर्फ़ से ढकी हुई दुनिया दिखाई देती थी। पैरी बर्टन से निमटने, उसे और वहां आने वाले कमांडोज को ख़त्म करने के बाद मुझे इस बर्फानी इलाके से वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन रोमी बर्टन के चोर ख्यालात से पता चला कि वहाँ कैकी टाउन से एटम बम बनाने के लिए यूरेनियम और प्लैटिनम स्मगल होकर भारत जाने वाला है। उससे पहले भी अहम चीज़ें कई रास्तों से स्मगल करने की कोशिशें की गई थीं। पाकिस्तान का रास्ता भी इख्तियार किया गया था, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी और कस्टम वालों ने इस स्मगलिंग को नाकाम बना दिया था। अब वो तिब्बत के दुश्वार गुजार रास्तों से यूरेनियम और प्लैटिनम भारत पहुंचाने का मंसूबा बना रहे थे। ऐसे मंसूबे का इल्म होने के बाद भला मैं इस बर्फानी इलाके से कैसे जा सकता था। मैं रोमी के साथ कैकी टाउन पहुंच गया। रोमी कैकी टाउन के एक बहुत बड़े स्मगलर की महबूबा थी। एक बार स्मगलिंग का माल ले जाते वक्त पैरी बर्टन की 2 मंजिला इमारत के अतराफ उसके साथ ही बारूदी सुरंग की जद में आकर मारे गए थे। पैरी बर्टन ने रोमी को कैदी बनाकर उस पर तनवीमी अमल करके अपनी दाश्ता बना लिया। मैं उसे पैरी बर्टन से निजात दिलाकर उससे सर्द इलाके में एक तवील फासला तय करते हुए कैकी टाउन पहुंचा था। हमारे इस्तकबाल के लिए आने वाली गाड़ियों में से कद्यावर तगड़े रूसियों के अलावा एक हसीन औरत भी बाहर आई। उसने रूमी से मुसाफिया किया। फिर मुझसे मुसाफिया करने के दौरान में रूमी ने तारुफ करवाया, इसका नाम डिम्पल जोना है। यह अमोन जोना की बहन है। जितनी हसीन दिखाई दे रही है उतनी खतरनाक और बेरहम है। दुश्मनों को कभी मुआफ़ नहीं करती, उन्हें तड़पा तड़पा कर मज़े ले लेकर हलाक करती है। इससे ज़रा होशियार रहना। रोमी अंग्रेज़ी में मुझसे बात करके ये साबित कर रही थी कि डिम्पल जोना भी अंग्रेज़ी नहीं जानती है। फिर उसने रूसी ज़ुबान में डिम्पल से कहा, यह वही दलेर शख्स पारस है। यह हमारी ज़ुबान नहीं जानता। तुम इसे अपनी अदाओं से अपनी गैंग में शामिल कर सकती हो। हम सब गाड़ियों में सवार हो गए। मेरे, रोमी और डिम्पल जोना के लिए अलग कार थी। मैं उन दोनों के दरमियान बैठा हुआ था। इससे सर्द इलाके में 2 आतिशदानों के दरमियान ही बैठना मुनासिब था। मैंने पूछा, मिस्टर अमोन जोना क्यों नहीं आए? रोमी ने कहा, अभी डिम्पल मुझसे यही कह रही थी। वह नए माल की खीप लाने के लिए लिनन ग्रेड गए हुए हैं, कल तक आएंगे। डिम्पल ने रूसी ज़ुबान में रोमी से कहा, क्या ये शख्स पत्थर है? मैं इसे लगकर बैठी हूँ मगर इसकी तरफ से कोई रद्द अमल नहीं है, ज़रा भी माइल नहीं हो रहा है। रोमी ने कहा, मैं 2 दिनों से इसके साथ हूँ, लेकिन इसने एक बार भी मुझे ललचाई हुई नज़रों से नहीं देखा। ये औरतों से बेनियाज रहते हैं। अब तुम्हारा कमाल देखा जाएगा कि तुम इसे किस तरह अपनी तरफ माइल करोगी। डिम्पल ने कहा, माइल तो करना होगा। कई महीनों से हमारी स्मगलिंग रुकी हुई है। हमें हर हाल में इसके टेलीपैथी जानने वाले को दोस्त बनाकर काम शुरू करना होगा। मैंने कहा, तुम दोनों अपनी ज़ुबान बोल रही हो और मैं गूंगा बहरा बना बैठा हूँ। या तो मुझे इस इलाके से जल्द भागना होगा या फिर यहाँ रहने के लिए इस ज़ुबान को सीखना होगा। रूमी ने कहा, हम तुम्हें भागने नहीं देंगे, यहाँ की ज़ुबान सिखाएंगे। अभी डिम्पल कह रही थी कि तुम खूबरू और पुरकशिश हो। मेरा ख्याल है ये तुम पर मर मिटी है।
लेकिन अंग्रेजी नहीं जानती इसलिए दिल की बात नहीं कह रही है। मैंने कहा चलो अच्छा है, मैं इससे दूर रहूँगा। तुमने महसूस किया होगा कि मैं औरतों के मामले में बहुत बेहिस हूँ। डिम्पल अंग्रेजी समझ रही थी। मैंने उसे खुश करने के लिए कहा, वैसे मैं सिर्फ तुमसे कहता हूँ, डिम्पल से न कहना। ये बहुत हसीन और पुरकशिश है। मर्द दुनिया में बेशुमार हसीन औरतों को देखकर गुजर जाता है, उनमें से कोई एक ऐसी है जो उसे मुतासिर करती है। ये भी ऐसी ही है। मेरी कोशिश होगी कि इसके मामले में भी अपने असूलों के मुताबिक पत्थर बना रहूं। डिम्पल मेरी बातें सुनकर दिल ही दिल में खुश हो रही थी और ज़ेर लब मुस्कुरा रही थी। हमारी कार एक खूबसूरत बंगले के हाथे में दाखिल हुई। दूसरे मुसल्ला गार्ड्स की गाड़ियां भी वहां रुक गईं। 2 गार्ड्स ने आकर कार के दरवाजे खोले। बिल्कुल शाहाना तर्ज पर मेरा इस्तकबाल हो रहा था। हर तरफ मुसल्ला गार्ड्स की मौजूदगी ये खतरा जाहिर कर रही थी कि किसी बुरे वक्त में फरार होना पड़े तो भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। जिधर का रुख करूंगा उधर से गोलियां बरसने लगेंगी। हम बंगले के अंदर आए तो जैसे मौसम बदल गया। इसके तमाम अंदरूनी हिस्सों में हल्की हल्की सी हरारत पैदा करने के इंतजामात किए गए थे। एक मुलाजिम ने आकर मेरे ओवरकोट को उतारा। मैंने उसे हैट और मफलर दिया। अब वहाँ बराए नाम सर्दी थी। डिम्पल जोना ने अपनी जुबान से कहा, आओ मैं तुम्हें अपना कमरा दिखाऊं। मैंने जैसे कुछ ना समझते हुए उसे सवालिया नज़रों से देखा। रूमी ने कहा, यह तुम्हारे कमरे में तुम्हें पहुंचाएगी। मैं उसके साथ बंगले के मुख्तलिफ हिस्सों से गुजरता हुआ एक बहुत ही आरास्ता बेडरूम में आया। वह डिम्पल का बेडरूम था। उसने मुझे बैठने का इशारा किया। मैं एक कुर्सी पर बैठ गया। कमरे की दीवारों पर शीशे लगे हुए थे। वह एक बाथरूम में गई, वहां भी शीशे थे। उसने पूछा, मिस्टर पारस, क्या मैं नजर आ रही हूँ? मैं खामोश रहा। उसने पूछा, क्या तुम मेरी आवाज़ नहीं सुन रहे हो? मैंने अंग्रेजी में पूछा, क्या तुम मुझसे मुखातिब हो या किसी और से बाथरूम के माइक के जरिए बात करी हो? वो नागवारी से बड़बड़ाने लगी, बड़ी मुश्किल है, ये हमारी जुबान नहीं समझता है और एमोन जोना ने मुझे अंग्रेजी बोलने से मना किया है। मैं जब से कमरे में आया था बड़ी हैरानी और शौक से हर तरफ यूं देख रहा था जैसे इस कदर खूबसूरती से सजा हुआ कमरा पहली बार देख रहा हूँ। दरअसल मेरी नज़रें छुपी हुई चीज़ों को ढूंढ रही थीं। वहाँ एक मुजस्मा था। इस मुजस्मे की आंखों में वीडियो कैमरे के लेंस की झलक मैंने देख ली थी। वो बाथरूम से बाहर आई तो इतने मुख्तसर से लिबास में थी। मैंने कहा, कमरे में हरारत है लेकिन इतनी भी नहीं कि लिबास उतार दिया जाए। उसने मेरी बात ना समझते हुए इशारे से कहा, मैं मसाज करूंगी, तुम लंबे सफ़र से थक गए होगे। गूंगे इशारों की ज़ुबान को बैनुल अक़वामी ज़ुबान कहा जाता है। मैंने इशारे से कहा, लिबास नहीं उतारूंगा। वो करीब आ गई। उसने मेरा हाथ पकड़कर खींचा, फिर उस मुजस्मे के सामने लाकर मेरी गर्दन में बाहें डालकर बोली, क्या तुम इंसान नहीं हो? मेरे बदन की गर्मी चट्टानों को पिघला देती है। तुम इंसान ना से ही क्या चट्टान भी नहीं हो? मैंने कहा, मुझे अफसोस है कि तुम्हारी ज़ुबान समझ में नहीं आ रही। और बेलिबास बदन की ज़ुबान उसी वक्त समझ में आती है जब औरत पास आए मगर हया से आए। तुम्हारी जैसी कुत्तिया को सिर्फ कुत्ते ही चाट सकते हैं। यह आखिरी फिक्र एक औरत के लिए इतना तौहीनामेज़ था कि वो बेख्तियार गुस्से से बिफर कर बोली, यू शट अप, आई विल शूट यू। मैंने हंसते हुए कहा, अंग्रेजी ज़ुबान की खूबी है कि ये गुस्से के वक्त मुंह से निकलती है। वो एकदम से परेशान होकर पीछे हट गई। उसी वक्त बेडरूम का दरवाज़ा खुला। रूमी 2 मुसल्ला गार्ड्स के साथ आई। एक के हाथ में पिस्तौल था। उसने अंदर आते ही ठाई ठाई की आवाज़ के साथ डिम्पल को कई गोलियां मारी। उसने लड़खड़ाते हुए पीछे जाते हुए फर्श पर गिरकर दम तोड़ दिया। मैंने मुस्कुराकर रूमी को देखा। वो बोली, इसे कहा गया था कि अंग्रेजी अल्फाज जुबान पर ना लाए। ये एमोन जोना की बहन नहीं थी। इस टाउन में हुस्न का शाहकार कहलाती थी। खास तौर पर तुम्हारे लिए लाई गई थी। मैंने कहा, तुम अंग्रेजी बोलती हो, क्या मेरा टेलीपैथी जानने वाला तुम्हारे दिमाग में नहीं आता होगा? आता है, मेरे ख्यालात पढ़ता है, ये मैं जानती हूँ। लेकिन मैं एमोन जोना और स्मगलिंग के बारे में जिस हद तक जानती हूँ उसी हद तक वो मेरे ख्यालात पढ़ सकता है। इससे आगे वह एमोन जोना की गहरी शख्सियत को कभी समझ नहीं पाएगा। दूर से हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई दे रही थी। हम सब ने बेख्तियार छत की तरफ यूं देखा जैसे वो हेलीकॉप्टर नजर आ जाएगा। फिर रोमी ने मुस्कुराकर कहा, एमोन जोना आ रहा है। देखो पारस, तुमने मुझे पैरी बर्टन की कैद से रिहाई दिलाई। मैं इस एहसान के बदले में तुम्हें जिंदा सलामत देखना चाहती हूँ। तुम्हारी सलामती का एक ही रास्ता है, अपने टेलीपैथी जानने वाले से कहो कि वो हमारे गैंग में शामिल हो जाए। तुमसे उसका कोई गहरा रिश्ता होगा, इसीलिए वो हमेशा तुम्हारे साथ रहता है। हाँ, वो मेरे साथ रहता है। उसने तुम्हारे ख्यालात पढ़कर बताए हैं कि तुम जुराइम से भरपूर जिंदगी गुजारी हो, लेकिन मेरी कदर करती हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ यहाँ तक चला आया हूँ। हेलीकॉप्टर की आवाज़ बिल्कुल करीब आ गई थी। खिड़की के पार वो सामने एक मैदान में उतर रहा था। रूमी ने कहा, पारस, एमोन जोना आ रहा है। उससे पहले मुझे यकीन दिलाओ कि तुम मेरी खातिर हमारे गैंग में रहोगे। मैंने इस बर्फानी इलाके का नक्शा नहीं देखा है, यहाँ के रास्ते नहीं जानता हूँ। तुम्हारी रहनुमाई में यहाँ तक आया हूँ और तुम्हारी रहनुमाई के बगैर यहाँ से नहीं जा सकूँगा। यहाँ अच्छी ज़िंदगी गुजरेगी तो ज़रूर यहीं रह जाऊँगा। वो खुश होकर बोली, ड्राइंग रूम में चलो, वहीं एमोन जोना से मुलाकात होगी। मैंने उसके साथ चलते हुए पलटकर मुजस्मे को देखा। फिर रूमी से कहा, क्या तुम इस मुजस्मे की आंख में लगे हुए कैमरे के जरिए मुझे और डिम्पल को देख रही थी और हमारी बातें सुन रही थी? हाँ, तुम्हारी नज़रें बहुत तेज़ हैं। आओ। 2 मुसल्ला गार्ड्स हमारे साथ थे। मैं रोमी के साथ बंगले के मुख्तलिफ हिस्सों से गुजरता हुआ ड्राइंग रूम में आया। उसी वक्त एमोन जोना दरवाजे से दाखिल हो रहा था। मुझे देखकर रुक गया।
हम दोनों एक दूसरे को देखने लगे। उसने गहरे सब्ज रंग का चश्मा पहना हुआ था। मैं उसकी आंखों में नहीं झांक सकता था। यूं तो वो कद्दावर पहलवान जैसा था, लेकिन रोमी के ख्यालात से मालूम हो गया था कि शराब पीता है, इसलिए सांस नहीं रोक सकता। और इसीलिए रोमी ने फ़ोन पर उसे समझा दिया था कि मैं रूसी ज़ुबान नहीं जानता हूँ, लिहाजा वो सिर्फ रूसी ज़ुबान बोले, मेरे सामने कोई और ज़ुबान ना बोले। वो मुझे थोड़ी देर तक देखने के बाद रोमी से रूसी ज़ुबान में बोला, क्या ये वही पारस है जिसका तुमने जिक्र किया था? रोमी ने कहा, हाँ, मैं इसकी खूबियाँ बयान कर चुकी हूँ, इसलिए अपने साथ लाई हूँ। फिर तो मैं तुमसे भी ज़्यादा इसकी खूबियाँ जानता हूँ। इसकी पहली खूबी यह है कि इसके साथ कोई टेलीपैथी जानने वाला नहीं है, ये खुद टेलीपैथी जानता है। क्या वाकई? रोमी ने हैरानी से मेरी तरफ देखा। एमोनजोना ने कहा, रोमी, तुमने देखा है कि मैं दुश्मनों को कभी जिंदा नहीं छोड़ता, उन्हें जान से मार डालता हूँ। मगर तुम मेरी यह खूबी नहीं जानती हो, मैं किसी जिंदा को सिर्फ मुर्दा नहीं करता, बल्कि मुर्दे को जिंदा भी कर देता हूँ। वो बोली, एमोनजोना, ये तुम क्या कह रहे हो? जो तुम सुन रही हो उसे मैं साबित करूंगा। जो फरहाद अली तैमूर दुनिया वालों की नज़रों में मर चुका है, वो मेरे सामने जिंदा खड़ा है। वो बेयकीनी से बोली, क्या ये फरहाद अली तैमूर है? हाँ, मैं तुमसे इसीलिए प्यार करता हूँ कि तुम मुझे पहले से खतरे का एहसास दिला देती हो। मैं तुम्हारे मशवरे के मुताबिक रूसी ज़ुबान ना बोलता तो ये अब तक मेरे दिमाग में पहुंच चुका होता। लेकिन तुम इसे फरहाद कैसे कह रहे हो? ऐसे कि मेरी आंखों पर इस वक्त एंटी मेकअप चश्मा है, इसके शीशों के जरिए मेकअप के पीछे छुपा हुआ असल चेहरा नजर आ जाता है, और मैं इस चश्मे के जरिए फरहाद अली तैमूर को साफ तौर पर देख रहा हूँ। रोमी मेरी जान, तुम एक ऐसा खतरा साथ रही हो जो हमारा तख्त या तख्ता करेगा। एमोनजोना ने रिवॉल्वर निकालकर मुझे निशाने पर रखते हुए कहा, और मैं अपना तख्ता नहीं होने दूंगा, हमेशा की तरह तख्त नशीन रहूंगा। रिवॉल्वर की नाल का रुख मेरी तरफ था। मैं दुनिया वालों के लिए मुर्दा था, और अब सचमुच मेरे मुर्दा होने का सामान हो चुका था।